यार मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं आपके पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे, जैसे सब कुछ मैंने किया है। वो इसके गले लगकर रोते हुए बोली थी, ओहो मेरी जान कुछ नहीं हुआ, बस इसे ड्रामा करने की आदत है। सियार का लहजा ना जाने क्यों बरेरा का नाम सुनते ही अजीब सी सख्ती इख्तियार कर जाता था। ऐसा तो ना कहें ज़्यादा चोट लगी है, इन्हें कितनी तकलीफ है ये तो सिवाय इनके और कोई नहीं जानता। इनके पैरों पर इतनी ज़्यादा चोट है, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया है और आप इनके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। वो इसे समझाते हुए बोली थी, एक बीमार शख्स के लिए ऐसे अल्फाज इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। मेरी जान तुम नहीं जानती, वो ऐसे ड्रामे करने की आदी है, अभी तो तुमने इसे ठीक से देखा भी नहीं है। जब इसके असल रंग सामने आएंगे तब पता चलेगा तुम्हें, अभी तुम इसके बारे में 1% भी नहीं जानती। अगर तुम इसे 1% भी जान गई ना तो ये जो बरेरा बरेरा का वीर तुम्हारी जुबान पर रहता है, एक लम्हे में खत्म हो जाएगा। जियार ने मुस्कुराते हुए इसे समझाया था, वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं तो ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ कि कितना बड़ा दिल है इनका, भला कोई अपने शोहर को किसी दूसरे के साथ कैसे बांट सकता है, लेकिन वो बांटती हैं। कभी मुझ पर एहसान नहीं जताया, वो मुझे किन हालात में यहाँ लेकर आई थी, मुझे पर उठने वाले बेबुनियाद सवालों को अपने सर पर लेकर उन्होंने मेरी शादी आपसे करवाई, अपना शोहर मुझे दे दिया, भला इससे ज्यादा और किसी औरत में क्या हौसला होगा। एक औरत सब कुछ कर सकती है ज़ियाद, लेकिन अपने शोहर को किसी दूसरे के हवाले नहीं कर सकती। वो इसके सीने से लगे आहिस्ता आहिस्ता से समझा रही थी। वो नहीं जानती थी, वो नहीं चाहती थी कि ज़ियाद इसका होकर बरेरा को भूल जाए। बरेरा के एहसानात सारी जिंदगी नहीं झुका सकती थी। बरेरा ने इसे अपना शोहर दिया था और ये कोई मजाक नहीं था। बरेरा जितना हौसला और किसी में नहीं हो सकता। बस ज़ियाद का दिल चाहा कि सारी हकीकत इसके सामने रख दे, लेकिन फिलहाल वो इसे हादी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। पासेब जो मोहब्बत जो तवज्जो इसे मिल रही थी पासेब से जो मोहब्बत जो तवज्जो इसे मिल रही थी, इसे बरेरा भी नहीं दे सकती थी। वो नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से पासेब और हादी की मोहब्बत में किसी किस्म की कोई कमी आए। वो जानता था पासेब की मोहब्बत में कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी वो हादी की सच्चाई इसे नहीं बताना चाहता था। वो चाहता था कि सही वक्त आने पर वो इसे अपनी जिंदगी के सारे तल्ख बापू से बाखबर करे, लेकिन अभी नहीं। अभी वो इस मोहब्बतों को बर्दाश्त करने की अभी वो इसकी मोहब्बतों को बर्दाश्त करे, यही इसके लिए काफ़ी था। अच्छा आप अपना काम करें, मैं नीचे जा रही हूँ बरेरा बेगम के पास। हो सकता है इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, इनके पास हर वक्त किसी न किसी का होना ज़रूरी है। चाची की अपनी तबीयत ठीक नहीं है, वो फिक्रमंदी से बोली थी। अगर बरेरा बिस्तर पर गई है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम इसकी खिदमतों में लग जाओ। तुमसे यही तुम यहीं रहो मेरे पास कमरे में, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे समझाते हुए सख्ती से बोला था, लेकिन बरेरा बेगम को मेरी ज़रूरत है। इस घर में कोई मुलाजमा भी नहीं है, अगर मैं इनके पास जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी मैं कौन सा यहाँ कोई तीर मार रही हूँ, अच्छा है ना थोड़ी देर इनके पास जाऊंगी, इन्हें भी अच्छा लगेगा। इन मुश्किल वक्त में कोई तो होगा इनके साथ, इसने समझाना चाहा था। इस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी इस वक्त मेरे मुश्किल वक्त के साथ रहे। बरेरा बेगम को इसके हाल पर छोड़ दो और अपने शोहर पर तवज्जो दो। ज़ियाद इसे बिना कुछ भी और बोलने का मौका दिए इसे अपनी बाहों में उठाकर अपने बेड पर लेकर आया था। यार प्लीज समझने की कोशिश करें, वो नीचे अकेली है, मैंने पाकिज़ा चाची को आराम के लिए बोला था। इसने कहना चाहा, लेकिन इससे पहले ही ज़ियाद इसके लबों पर अपने होंठ रख चुका था। पासिब को चुप लग गई। वो जानती थी कि वो किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर सकती और ना ही ज़ियाद इसे छोड़ने वाला है। आपको ज़रूरी काम था ना। इसके पीछे हटने पर वो इसके कंधे पर हाथ रखती खुद से दूर करते हुए पूछने लगी थी, फिलहाल मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ और तुम मुझे तंग कर रही हो। इस वक्त मुझे इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरी काम नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद करो, मुझे डिस्टर्ब करना भी। इसकी गर्दन पर लब रखते हुए वो बोला था, ज़ियाद बरेरा बेगम को सहारे की ज़रूरत है, वो अपने पैरों पर चलकर वाशरूम तक नहीं जा सकती, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, मुझे वहाँ जाने दें। अपनी गर्दन पर इसकी सुलगती सांसों का लम्स महसूस करते हुए वो फिर से पूछने लगी थी, जब ज़ियाद ने सर उठाकर बेहद सख्त नजरों से इसकी जानिब देखा था। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना पछताओगी। खामोशी से लेटी रहो, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हिदमत करने का बहुत शौक है ना, तो अपने शोहर की करो, बरेरा की नहीं। इस बार इसके सख्त लहजे में पासिब खामोश हो गई थी। अब इसमें बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब ज़ियाद से पूरी तरह से खुद में कैद कर चुका था। वो सुबह से ही घन चक्कर बनी हुई थी, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आज सनम को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले थे। बात पहले ही पक्की कर दी गई थी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। वो लोग पहले ही सनम को पसंद कर चुके थे, चाहते थे कि एक बार सनम भी लड़के से मिल ले, लेकिन सनम का ऐसा कोई इरादा न था। वो सुबह से मुंह बनाए कमरे में बैठी थी, जबकि इसकी माँ ने तानैन का बुरा हाल करके रखा था। सुबह से एक सेकंड भी ना सुकून से बैठने के लिए मिला था। तो राब इस वक्त लंदन में था। इसने तो साफ जवाब दे दिया था कि मेरा इस लड़की से कोई तलक नहीं है, इसलिए आप इसकी शादी करेंगे इसे दफना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अल्फाज कहने से पहले इसने एक बार भी नहीं सोचा था कि शायद अगर सनम की जगह हनम होती। मोहब्बत का दावा तो इसके साथ भी नहीं करता था, लेकिन सनम से हर लिहाज से बेहतर थी। इसके अंदर एहसास था जो सनम में ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलता था। जबकि आलम ने कहा था कि वह कोई बहुत जरूरी काम निपटा रहा है, इसका आना नामुमकिन है, और वैसे भी सिर्फ देखने के लिए ही लोग आ रहे हैं। कौन सा निकाह हो रहा है जो इतनी ज्यादा परेशानी है, यह सब का होना जरूरी है। सो वो फिलहाल नहीं आ सकता था। इन्हें गए हुए एक माह से ऊपर हो चुका था। वो एक माह बेहद पर सुकून थी। आलम को ना देखना ही इसके लिए सुकून था। तो अब दोबारा
तो आप 2 बार इससे सबके बीच बुलाकर फ़ोन पर बात की थी। ये पूछा था कि कोई तकलीफ़ तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, अगर हो तो वो इसे बता सकती है। इसका बहन का मान बख्शना इसे बेहद अच्छा लगा था, लेकिन ये भी सच था कि ये गालियाँ सुनना या थप्पड़ खाना या फिर काम करना इसके लिए आम सी बात हो चुकी थी। थप्पड़ खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? गालियाँ सुनकर थोड़ी देर उदास हो जाती या काम करके थक जाती। लेकिन ये सब कुछ तो अपने नसीब समझकर कबूल कर चुकी थी। अब इन बातों का बुरा बनाना इसके किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। खुशियाँ तो अब इसके नसीब से लूट चुकी थी, वो चाहे कुछ भी कर ले, इसे आज़ादी नहीं मिलनी थी। वो खुद आलम को अपनी गुलामी का पैगाम सुना चुकी थी, इसकी शर्त कबूल नहीं करके, और अब इसके नसीब में आज़ादी नहीं थी। अब यही सब कुछ करना था, सारी ज़िंदगी तो क्या फ़र्क पड़ता था कि वो काम करती है, गालियाँ सहती है या मार खाती है। बस खामोशी से सबकी सुनती और काम करती जाती। सनम 2 चक्कर लगा चुकी थी कमरे में और दोनों बार इसके गाल पर थप्पड़ मारे थे। ये कह कर के ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, वो आलम की बजाय किसी और के नाम की होने जा रही है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी जो इससे मोहब्बत का दावा करता है, इसकी कज़न इससे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकती है? अगर वो इस रिश्ता आलम से तय था तो भला वो इस शादी के लिए अगर वो इस अगर इसका रिश्ता आलम से तय था तो भला वो इसे शादी के बारे में कैसे सोच सकता था? शायद सनम एकतरफा मोहब्बत का शिकार थी। ना जाने क्यों आलम के एक बार कहने पर कि वो इससे मोहब्बत करता है, इसे यकीन आ गया था। वो 1000 बार इस बात को नजरअंदाज करने के बावजूद भी नजरअंदाज नहीं कर पाई थी। पिछले 3.5 महीने से वो इसके निकाह में थी और आलम ने बस एक बार कहा था कि वो इससे मोहब्बत करता था और इससे निकाह करना चाहता था और इसे यकीन आ गया था। वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी बल्कि वो इससे नफरत करती थी, लेकिन फिर भी इसकी मोहब्बत पर यकीन था, ना जाने क्यों। या सुंदर व सराफ और बेगम फिर कभी नजर नहीं आया। ना जाने कैसे आज जैसे तलाब की याद आ गई थी। वो लंदन गए हैं, वो अपनी बेदयानी में बोली थी। तुम्हें कैसे पता? स्नेहा अचानक ही इसके इंकशाफ पर हैरानगी से इसे देखने लगी थी, जबकि सुंदर पोखला गई थी। तो मुझे क्या पता यार, गैस किया है, तुक्का लगाया है, सोचा यही होगी। शक्ल से तो काफी अमीर लगता है, इसलिए सोचा बाहर मुल्क ही जा सकता है, तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। इसने भोंगा सा बहाना बनाया तो इसने हाँ में सर हिलाया था और मुझे लगा कि जैसे तुम्हें बताकर गया हो। वो उसके कंधे पर हाथ मारती हंसते हुए बोली थी, मेरा क्या अब्बा का बेटा है जो मुझे बताकर जाएगा, या मेरे दादा का पोता है जो मुझे इन्फॉर्म किए बगैर कहीं जा नहीं सकता? सुंदर सी के अंदाज में बोली थी, अरे मैंने ऐसा कब कहा, बस पूछ रही थी कि वहाँ गेट के बाहर इसकी गाड़ी खड़ी होती है, कितने दिन हो गए हैं ना इसकी गाड़ी देखी ना इसे। वो अपनी किताबें खोलते हुए बोली थी, मिस कर रही हो इसे? सुंदर ने झहकते हुए कहा था, दिमाग खराब हो गया है लड़की, मैं क्यों इसे मिस करूंगी? मैं तो बस ऐसे ही सरासर सा पूछ रही थी। एक बंदा हमारे पीछे लगा रहता है, हमें पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ है। इसने बहाना बनाने की कोशिश की, जबकि सुंदर साहब भी गहरी नजरों से देख रही थी। चलो यार, मान लिया कि तुम इसे मिस नहीं कर रही थी, आप मुंह सीधा करो। वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी रोने लग जाओगी। सुंदर का अंदाज हारने वाला था, लेकिन इसकी गहरी नजरों से घबराकर शायद वो सच में रोने बैठ जाती। इसने कसम खा लेती कि अब चाहे जो भी हो जाए कभी इस शख्स के बारे में नहीं पूछेगी, बल्कि इसे जरूरत क्या थी इसके बारे में पूछने की? क्या समझे इसके बारे में क्या सोच रही सुंदर ना जाने इसके बारे में क्या सोच रही होगी कि वह गैर लड़के के बारे में क्यों पूछ रही है। वो जिस ड्रामे में पार्टिसिपेट कर रही थी, किसी वजह से वो ड्रामा हुआ ही नहीं था, लेकिन ये भी सच था कि वो इस दिन तुराब से इतनी ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी कि वो खुद ही इस ड्रामे से अपना नाम कटवाने वाली थी। ये अलग बात है कि ड्रामा कैंसिल हो गया, लेकिन ड्रामा कैंसिल क्यों हुआ इसकी वजह कोई नहीं जानता था, और ना ही किसी स्टूडेंट्स को वजह बताई गई थी। आलम का फोन पिछले हफ्ते आया था, सभी इसे लौटाने का कह रहे थे, ना तुराब वापस आ रहा था और ना ही आलम। ना जाने वो लोग वहां पर क्यों रह रहे थे। दादाजान ने तो गुस्से में यह भी कह दिया था कि अगर वहां काम नहीं होता तो मत करो, मगर तुम लोग वापस आ जाओ, पहले ही हम एक पोते को खो चुके हैं, तुम दोनों के बगैर हमसे नहीं रहा जाता। इसके बाद आलम ने वादा किया था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। वो सारे लोग चेक करके कमरे में जा रही थी। सर्दी जिस जिस्म को चीर रही थी, इतनी ज्यादा सर्दी पड़ गई थी कि हद नहीं। वो जल्दी से कमरे में आई, थकावट पूरे जिस्म पर सवार थी। इसके सुर्ख गाल सर्दी की वजह से मजीद सुर्ख हो चुके थे। सर्दी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी थी, हर दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। इसके कमरे में ठंड भी बहुत ज्यादा थी। ना जाने एसी का रिमोट कहाँ चला गया था, वैसे भी इसको चलाना नहीं आता था, जबकि इसका बॉडी इतनी ऊंचाई पर था कि बोर्ड तक पहुंचकर बंद करना बंद ही नहीं कर पाती थी। वो रोज सुबह मुलाजमा को बुलाकर एसी बंद करवाती, लेकिन न जाने क्यों रात जब वो कमरे में आती तो फुल स्पीड पर चल रहा होता और कमरा बर्फ की तरह ठंडा होता। परसों रात सर्दी में रहने की वजह से इसे अच्छा खासा बुखार चढ़ गया था और यकीनन आज भी ऐसा ही होना था। खुद पर आलम के साथ अपना कम्बल डालकर वो बेड पर लेटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका वजूद कांप रहा था। सर्दी बेहद थी और एसी बंद कर नहीं पा रही थी, ना ही इसकी कूलिंग कम कर पा रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता थकावट की वजह से इसकी नींद इसके हवासों पर सवार होने लगी थी। होश तो इसे तब आया जब इसने अपने गिर्द किसी के ठंडे हाथ का लम्स महसूस किया। अचानक किसी ने इसे अपनी जानिब खींचा तो वो कटी हुई दाल की तरह इसका हिस्सा बनी थी। इसके कमकमाते वजूद पर छाता जा रहा था। अंधेरे में वो इसे देख नहीं पा रही थी। इसके लब इसके गर्दन को छू रहे थे। इसके वजूद पर सनसनी सी तारी होने लगी थी। इसने इसका हाथ थामकर इसे रोकने की कोशिश की। इसे अपने कंधे से शर्त रखती हुई महसूस हुई थी। आलम नहीं, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। इसने इसे रोकना चाहा था। इसके हाथ पैर कांप रहे थे। एक तो सर्दी हद से ज्यादा लग रही थी, ऊपर से
इसका लम्स। इसने अलम की आवाज़ नहीं सुनी थी, बस इसकी खुशबू को महसूस कर लिया था। वो जानती थी कि इसके पास और कोई नहीं आ सकता। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मर जाओगी तुम, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। वो इसे एक झटके में अपने करीब खींचता आहिस्ता आहिस्ता सारी हदें पार करने लगा था। इसकी मज़ाहमत ने तमाम तर एहतजाज को नजरअंदाज किया, अपने बेहद करीब कर चुका था। बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे रोक नहीं पाई थी। अगर अब तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। वो इसे धमकी दे रहा था, जितना बुरा आप मेरे साथ कर रहे हैं इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। अपने दोनों हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए वो रोते हुए बोली थी, तो तुम खुद अंदाजा लगा लो कि मैं कितना बुरा हूँ। इसके लबों पर अपने लब रखते इसने आखिरी बात कही थी, जबकि इसकी सांसों से जलती वो समझ चुकी थी कि वो अपने हवास में नहीं है। वो जाग रहा था, वो जाग रहा था और कब से अपने साथ पड़े वजूद की सिसकियां सुन रहा था। ये सिसकियां सारी रात जारी रही थी। वो सारी रात यूं ही रोती रही थी। वो खुद भी बेहद बेचैन था। वो तो इसकी जान बचाने के लिए इसके करीब गया था। इसकी नीयत साफ थी। रात जब इसने कमरे में कदम रखा, कमरे की ठंडक ने इसे खुद सर्दी से ठठराने पर मजबूर कर दिया था। बाहर तो पहले ही काफी ज्यादा सर्दी थी। इसने हैरानगी से बेड पर पड़ी दो कमलों में खुद को लपेटने के बावजूद भी कमकमाते हुए वजूद को देखा। अगले ही लम्हे इसने इसे जगाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो न जागी। इसे छोड़ वो एसी बंद करने का सोचने लगा था, लेकिन रिमोट गायब था। जबकि एसी की वायर अनप्लग हो ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ पर छोड़ा हो। इसे मजबूरन वायर ही तोड़नी पड़ी थी, लेकिन एसी के पीछे छुपे एसी रिमोट को देखकर वो परेशान हो गया था। इसे इतना ऊपर किसने रखा था? एसी बंद हो जाने के बावजूद भी सर्दी में कमी ना हुई थी। इसने हीटर ऑन करने के बारे में सोचा, लेकिन वो वायर तोड़ चुका था। बेवकूफ लड़की, अगर खुद ऊंचाई पर नहीं जा सकती तो किसी नौकर को बुला लेती। हद होती है किसी चीज की। इंसान को इतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए। वो नफी में सर हिलाता फ्रेश होने चला गया था। वापस आया तभी वो इसी तरह से काम रही थी। इसने इसके कामते हुए वजूद को देखा तो न चाहते हुए भी इसके कामते हाथ को हाथ लगाया जो बर्फ बना हुआ था। वो खुद को स्टोन हाथ समझने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी खुद को रोक नहीं पाया। वो इसके पास बैठा इसके हाथ से लड़ने लगा, लेकिन दानेन पर कोई भी असर नहीं हुआ था। वो मुसलसल कांपे जा रही थी। कहीं से सर्दी तो नहीं हो गई? इसने माथे को छूते हुए इसके चेहरे को हाथ लगाया तो इसका सारा जिस्म ठंडा था और चेहरा जर्द पड़ रहा था। इसने अपना फोन निकालते हुए डॉक्टर को फोन करना चाहा। 2 बार फोन करने के बावजूद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। तो इसने टाइम की जन्म देखा जहां रात के 2 बज रहे थे। क्या करूं? ये तो ऐसे काम कर मर जाएगी। वो बेचैन होने लगा था। वो बेशक नफरत का इजहार करता था, लेकिन इसे मरते देखना भी इसके बस की बात ना थी। अम्मी से पूछता हूँ, हो सकता है वो कुछ जानती हो। तेजी से कमरे से निकलकर अम्मी के कमरे की जानिब आया था, लेकिन फिर दरवाजे पर ही रुक गया। इस वक्त इनके कमरे में जाकर अपनी बेचैनी का इजहार करने पर वो न जाने क्या मतलब निकालेंगी। इसने इंटरनेट से सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन इसे दी जा रही थी वो इसके लिए बेहद मुश्किल काम था। इसने इंटरनेट पर मौजूद नीचे दिए डॉक्टर के नंबर पर कॉन्टैक्ट किया था। इस डॉक्टर का तलक इंडोनेशिया से था और उसका पहला सवाल यही था कि पेशेंट आपकी बीवी है। और उसके बाद इसने भी वही इलाज बताया जो वहाँ लिखा हुआ था। वो परेशानी से कमरे में आकर कुछ और ढूंढने लगा। कुछ जगहों पर सूप लिखा था, लेकिन वो सूप बनाए कैसे? दानेन की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसे परेशानी होने लगी थी, जब तक वो कोई हल निकालता तब तक ये लड़की मर ना जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ना जाने ये मेरे पास जाने का क्या मतलब निकालेगी। मरती है तो मर जाए मेरी बला से। मैं इस मामले में इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो इसकी जानिब से चेहरा फेर गया, लेकिन जब पहलू में मोहब्बत तड़प रही हो तो नफरत हार मान ही जाती है। किसी से मदद नहीं मांग सकता। वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था और इसे मरते देखना इसके बस से बाहर था। इसने लाइट ऑफ करते हुए अपनी शर्ट उतारी, लेकिन कहीं ना कहीं अन्ना सर उठा रही थी। दोबारा इसके अन्ना ने से इसके करीब जाने से रोका था, लेकिन दिल की बेचैनी ने सारी हदें पार करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी इसे सुकून नहीं आया था। इसके दिलो जान में एक बेचैनी फैली हुई थी। इसके साथ वजूद सिसकियां ले रहा था। कमरे में आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती जा रही थी। शायद रात सोने से पहले वो कमरे की खिड़की बंद नहीं करती थी। इसने चेहरा फेर कर इसकी जानब देखा तो दूसरी तरफ करवट लिए अब भी रोने में मसरूफ थी। आलम ने बेहद नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। इसे लगा कि शायद वो इसके कंधे पर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा है। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता कंधे से नीचे की तरफ जा रहा था। दानेन की सिसकियां अचानक से थम गई और अगले ही लम्हे वो इसके करीब से उठती भागते हुए वॉशरूम में बंद हो गई थी। इसके अचानक उठकर भागने पर वो भी उठकर बैठ गया था। वो कितनी ही देर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखता रहा। इसने फौरन अपना फोन निकालते हुए किसी को फोन किया था। 2-3 बार कॉल जाने पर अहमद ने फोन ना उठाया, लेकिन इसने भी हिम्मत ना हारी। मुसलसल फोन करता रहा। आखिर चौथी बार फोन उठा लिया गया था। यस सर, आई एम सो सॉरी, मैं सो रहा था। इसके सेक्रेटरी अहमद ने कहा था, मैंने तुम्हें एक काम दिया था अहमद, वो हुआ? इसने गुस्से से पूछा था। सर, क्या आप पाकिस्तान वापस आ गए हैं? वो इसका नंबर दोबारा चेक करते हुए पूछने लगा था। बकवास बंद करो। जो सवाल मैं कर रहा हूँ इसका जवाब दो। इस बात का आलम बेहद गुस्से से कहा था। सर, मैंने आपका ऑफिस पूरी तरह से चेक कर लिया है, लेकिन आपके ऑफिस में मुझे किसी भी किस्म के पेपर्स नहीं मिले। वो जल्दी से बोला था। 2 बार चेक करो। मुझे वो पेपर वापस चाहिए किसी भी हाल में। वो पेपर आज दोपहर मेरे टेबल पर होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना तुम्हें? जी सर, लेकिन मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। हर तरफ देख चुका हूँ। वो पेपर कहीं पर भी नहीं है। शायद वो पेपर चोरी हो चुके हैं। क्या वो बहुत अहम कागजात हैं? अहमद ने पूछा था। हाँ, वो बहुत जरूरी है अहमद, मुझे हर हाल में चाहिए। और इन्हें कौन चोरी करेगा? भला दानेन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट से किसी का क्या लेना देना? वो जैसे खुद से सवाल कर रहा था। लेकिन सर,
अबॉर्शन रिपोर्ट्स तो मिल चुकी हैं। इसने कुछ कहना चाहा, मतलब वो जानता था कि आलम कौन से अहम पेपर ढूंढ रहा है। मुझे वो नहीं चाहिए, इससे पहले वाली चाहिए जो रोहान ने मुझे दी थी। इस बार इसकी आवाज़ में थोड़ी नरमी शामिल थी। सर ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन सर अगर आपको याद हो तो आपने किसी डॉक्टर को इन रिपोर्ट्स की कॉपी सेंड की थी। अगर आपके लैपटॉप में डेटा मौजूद है तो चेक कर ले, हो सकता है हिस्ट्री में कहीं मिल जाए। इसने इस ऐसे आइडिया दिया था। ठीक है मैं चेक करता हूँ। इसके कहने पर अगले ही लम्हे वो फोन बंद करता हुआ अपने लैपटॉप ऑन करते पुराने सारे मेल चेक करने लगा था। लेकिन अजीब बात है कि इसके लैपटॉप से सिर्फ वही मेल मिसिंग थी। डैम, वही मेल किसने डिलीट की? शिट, अब तो इस डॉक्टर को ईमेल भी नहीं है यहाँ, और मैं सिर्फ वही मेल क्यों डिलीट थे। इसे परेशानी से सर थाम लिया था, जबकि अचानक वाशरूम का दरवाजा खुला। इसने एक नजर दानिन के चेहरे की जानिब देखा था। तुम्हारा दिमाग खराब है लड़की, सर्दी क्या सर पर चढ़ चुकी है? समझ में नहीं आ रहा, रात को सर्दी हो गई थी तुम्हें, ऊपर से ठंडे पानी से नहाकर मरना चाहती है। वो बेहद गुस्से से इसके सर पर सवार हुआ था। कल रात इसकी जान बचाने के लिए वो अपने अना को चल चुका था। अब इतनी आसानी से अपने आप को नजरअंदाज कैसे करने देता? जबकि दानिन इससे कुछ फासला बनाती अपनी चाय नमाज जमीन पर बिछा चुकी थी। आंखों में सुर्खी छाई हुई थी। इसे नमाज के लिए नीयत बांधते देखकर वो कुछ शर्मिंदा होकर पीछे हटा था। हाँ, लेकिन इसका जवाब न देने से मजीद बेचैन कर गया था। वो लैपटॉप एक तरफ फेंकता सोफे पर लेट गया। खुली आंखों पर गुजरी रात की परछाइयां थी और बंद आंखों पर पुरानी यादें। वो किसी गहरी सोच में जा चुका था। नमाज से फारग होकर आहिस्ता से कमरे से निकलने लगी जब अगले ही लम्हे इसने पुकार लिया था। तुम यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी ना? इसके अचानक पूछने पर इसने एक नजर मुड़कर देखा था, जबकि वो जवाब दिए बगैर नफरत से चेहरा फेर गई। और इसका यूं चेहरा फेर कर जाना आलम को मजीद शर्मिंदा करने लगा था। इसे याद था कि इसने यूनिवर्सिटी कार्ड देखा था जिस पर साफ लिखा था कि वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। तभी तो वो इसे 2 साल देना चाहता था पढ़ाई के लिए। वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और दानी लास्ट ईयर की, तो रोहान के साथ पढ़ती थी। इतनी सी बात वो समझ क्यों नहीं पाया था? इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बेचैनी से आगे पीछे घूमे जा रहा था। एक लम्हे को इसे सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि रोहान की दानी का नाम दानिया महराज है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद रोहान ने बताई थी। वो लंदन इसी के लिए गया था क्योंकि 2.5 महीने के बाद रोहान को होश आ चुका था। इस हादसे ने इसे कोमे में पहुंचा दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि इसके बचने की कोई चांस नहीं है, और ना ही वो बचेगा। इसीलिए इसके अपने घर वालों को किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। वो कोमा में था और 2.5 माह, तकरीबन 1 माह पहले से खबर मिली कि इसे होश आया, और वो तुराब इससे मिलने के लिए जा चुके थे। लेकिन अफसोस कि इसे चंद पल के लिए ही होश आया था। जब आलम वहां पहुंचा तो इसका इरादा दानिन के बारे में कुछ सवाल पूछने का था। लेकिन तुराब ने जब ये कहा कि आलम तुम्हारा बदला दानिन यूसुफ से ले रहा है, तो रोहान के लबों पर दानिया नाम आया था। वो बेहद बुरी कंडीशन में बार बार दानिया महराज का नाम ले रहा था। वो कभी दानी कहता, कभी दानिया, तो कभी दानिया महराज। लेकिन इसकी अधूरी बात को कुछ भी समझ पाना बेहद मुश्किल था। इसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा था, ज़ुबान से कुछ और निकल रहा था। इसलिए वो लोग दानिन के बजाय रोहान की फिक्र में लगे हुए थे। लेकिन अफसोस कि वो दोबारा कोमा में जा चुका था। तो राब ने तो यही कहा था कि इसकी दानिन का नाम दानिया है, और इसकी बात पर इसने अपने सेक्रेटरी को फोन करके इसके रिपोर्ट तलाश करने के लिए कहा था, जो इसने अपने ऑफिस में रखी थी। लेकिन अब इसके ऑफिस से वो गायब हो चुकी थी। दानिन के कंधे पर किसी किस्म के कोई आर का निशान नहीं था, जिसके बारे में उमर ने इसे बताया था। रोहान ने इसे बताया था कि दानिन इसकी क्लास फेलो है, जबकि दानिया सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। जबकि दानिन सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। बहुत कुछ खुल रहा था, लेकिन सारे सबूत दानिन के खिलाफ थे। एक चीज इसके खिलाफ थी। वो जिस तरफ नजर उठाता सब इसके खिलाफ था। तो क्या इसे फंसाने की कोशिश की गई थी? क्या इसे इस खेल में मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया था? मगर किसने? अगर दानी बेगुनाह थी तो असल गुनाहगार कौन था? बरेरा के फोन में इसका नंबर कैसे था? बरेरा ने इसे पैसे क्यों भेजे थे? अबॉर्शन रिपोर्ट पर इसका नाम क्यों लिखा था? अक्सर ने झूठ क्यों बोला था? और उमर ने भी तो इसी को दानी कहा था। प्रिंसिपल ने भी 20 लोगों को बुलाकर गवाही दी थी। तो क्या सब झूठ था? क्या ये सब कुछ दानी को फंसाने के लिए किया गया था? इसका दिमाग दर्द से फटने लगा था। लड़की, मैंने तुझे क्या कहा था? सबसे पहले सनम को दूध गर्म करके देना, और यह तू यहाँ मजे कर रही है? इसे चाय बनाते देख चाची बोली थी। पहले वही किया था, फिर चाय बनाने लगी। अभी रजिया आप आने ही वाली है इन्हें दूध देने के लिए। वो दूध का गिलास रजिया के सामने करते हुए बोली थी। सुन लड़की, ये तूने नौकरों पर हुकूमत चलाना कब से सीख लिया? अपनी औकात मत भूला कर। वैसे एक धक्का देती वहीं से पलट गई, जबकि दानिन का हाथ गर्म केतली पर लगा था। हाय सालम, औरत ने हाथ जला दिया आपका। रजिया ने फौरन इसका हाथ थामा था। कोई बात नहीं, आप जाएं दूध देकर आए। मैं ताई अम्मी के कमरे में जाती हूँ, चाय देकर आती हूँ। वो नाराज होंगी। इसे दूध के गिलास की जानिब भी इशारा करती वो चाय की प्याली उठाती ताई के कमरे की जानिब चल दी थी। आप भी आने की क्या जरूरत थी? जब मैं सर दर्द से मर जाती तब बहरानी कदम रखती यहाँ। वो बेहद गुस्से से कहती, इसकी प्याली लेती हुए बाहर निकलने का इशारा करती अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी। वो इसे अपने कमरे में नहीं आने देती थी, क्योंकि इसके कदम इसके घर के साथ साथ इसके कमरे के लिए भी मनहूस थे। इसकी सोच के मुताबिक इसने जल्दी से किचन में कदम रखा और दादी के लिए चाय बनाई, जिसमें चीनी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी, क्योंकि दादी शुगर की मरीजा थी। इसकी चाय बनाकर
इनके लिए चाय बनाकर वो फौरन इनके कमरे की जानिब आई थी, जबकि वो इसी के इंतजार में बैठी थी, लेकिन हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठी तस्वीर पढ़ने में मशगूल थी। इसे एक नजर देखा और चेहरे झुकाए, फिर अब से अपने काम में मसरूफ होने लगी, लेकिन न जाने क्यों वो एक बार फिर से इसकी जानिब देखने पर मजबूर हुई थी। रुको लड़की, यहाँ आओ मेरे पास। इनकी पुकार पर दरवाजे तक जाती तनीन वापस पलट आई थी। वो पास रखी तरह से चनोड़ निकालती इसके सर से वारती इसके हाथ में देने लगी थी। ये मुलाजमा को दे दो और अपनी नजर उतार लेना, अल्लाह आलम की जिंदगी को खुशियों से भर दे। वही दुआएं देती एक बार फिर से अपने काम में मशगूल हो गई थी। तनीन ने एक नजर अपने हाथ में मौजूद चंद नोटों पर डाली थी, जिनमें नजर तो इसकी उतारी गई थी, लेकिन दुआएं आलम के लिए थी। वो कौन सा इनके लिए इतनी अजीज थी जो इसे अपनी दुआओं में याद रखती। खैर इसे तो बदवाएं लगती थी। वो अपने नसीब पर हंसी। आलम ने नाश्ता कर लिया। दादा जान के कमरे में कदम रखते ही उन्होंने से सवाल किया था, जी वो अभी सो रहे हैं? ना जाने क्यों इसने झूठ बोला था। क्यों सो रहा है? वो तो जितना मर्जी थका हुआ हो इस वक्त कभी नहीं सोता। तुम जाओ जाकर बुलाकर लाओ इसे। इनका लहजा जरा सख्त था। जी वो सो रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ अभी तो। अगर तुम इस घर में कोई काम कर रही हो तो वो तो फर्ज है तुम्हारा, और अगर कुछ सह रही हो तो वो सजा है तुम्हारी। हम पर कोई एहसान नहीं है, इसलिए जो कहा है वो जो करो जाकर। बुला कर लाओ आलम को। वो बीमारी में भी इस वक्त नहीं सोता। वो इसको बुलाने के बाद हमारी पोती के लिए अपनी निगरानी में नाश्ता तैयार करो। कल रात ही हमारी पोती लंदन से वापस आई है, इसकी खातिरदारी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो एक माह में वापस चली जाएगी। इनका लहजा हुक्म देता था, अंदाज से रोज ही अपनी औकात अच्छे से याद दिलाता था। वो सिर्फ जी कहती अपने ऊपर कमरे में चली दी थी। जितनी से इस शख्स से नफरत हो रही थी, न जाने क्यों ये इसी के पास भेज रहे थे। इसने कमरे में कदम रखा तो वो फ्रेश सा बाल बना रहा था। आपको दादाजी अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो बेहद मध्यम सी कहती वापस मुड़ने लगी जब अचानक आलम की आवाज सुनाई दी थी। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, जरा मेरे कपड़े निकाल दो। इसके हुक्म पर इसने इसे मुड़कर देखा था। आप तैयार हो चुके हैं? इसने जैसे याद दिलाया। इसका अंदाज इतना खतरनाक था कि आलम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं दोबारा तैयार होना चाहता हूँ, प्लीज तुम मेरे दूसरे कपड़े निकाल दो। इसकी नरमी में भी फर्क ना आया था। जबकि दानी अलमारी खोलती कपड़ों का सूट निकालते हुए बेड पर फेंकती वहां से भागने वाली थी। जूते भी दे दो, और सर्दी बहुत ज्यादा है, कोई जैकेट भी निकाल दो। और अगर तुम्हें ये लगता है कि भागकर तुम मुझसे छुप जाओगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो अपनी ये कोशिश बंद कर दो, वरना सच में बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इसका यूं इस तरह से भागना इसे बुरी तरह से खला था। आलम साहब, मैं कल रात को आपको बता चुकी हूँ कि जितना बुरा आप मेरे साथ कल कर चुके हैं, इसके बाद इससे बुरा और कुछ नहीं होता। इसीलिए आप अपने मजीद ड्रामे करना बंद करें और अपनी हकीकत पर आ जाएं। आपका यह नरम लहजा सूट नहीं करता। अपना असल दिखाएं। या अभी तक आपकी हवस पूरी नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। जहाँ एक बार जबरदस्ती कर ली वो वहाँ बार बार सही। आपकी हवस पूरी करने के लिए मुझे जैसी नापाक लड़की बस एक लफ्ज और नहीं दें। कल रात को तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आया था, वरना मर जाती हो तुम। अपने पर लगे इल्जाम पर चिल्लाते हुए बोला था तो मर जाने देते। कम से कम इस जिंदगी से वो मौत बेहतर होती। जो इसके अंदाज पर वो काफी मध्यम आवाज में बोली तो इसके सामने चिल्लाना वो छोड़ चुकी थी, वरना वो थप्पड़ से इसका चेहरा सुरख करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता था। मरने ही तो नहीं देख सकता तुम्हें। वो अपने हाथ में मौजूद अपनी मोबाइल को बेहद बेदर्दी से जमीन पर फेंकते हुए दहाड़ा था। हाँ बिल्कुल, अगर मैं मर जाती तो आपकी हवस किस पर मिटाते? चले इसे भी अपने बदले में शामिल कर लें। कह दीजिएगा कि बदला लेने के लिए अपने मेरे साथ जबरदस्ती की। कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने। निकाह में हो तुम मेरे, तुमसे तलक बनाने का हक रखता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी नीयत खराब नहीं थी। जो भी किया तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। इस वक्त जिंदा हो, यहाँ खड़ी हो, मेरे आंखों में आंखें डालकर ये बकवास कर रही हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बचाया, वरना मर जाती वहीं तरफ तरफ कर। काश मर जाती। वो इसके बाद काटते हुए बेहद सफाकी से बोली। आलम के पास ऐसे अल्फाज ही खत्म हो चुके थे, जबकि वो बेदर्दी से अपने कारकर्दगी से वहीं हैरान छोड़कर जा बाहर निकल गई थी। काश मर जाती। इसके अल्फाज जैसे से बेजान कर गए थे। आलम ने इस पर जिंदगी इतनी तंग कर दी थी कि वो अपने लिए मौत की दुआ करती थी। ये जानकर वो तरफ उठा था। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो आलम? तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी सिर्फ यूनिक कार्ड से अंदाजा लगाना कि वो बेगुनाह है, बेवकूफ़ी है। दादा ने इसे समझाते हुए कहा था। सिर्फ यूनिवर्सिटी कार्ड से नहीं था आगा जान, और भी बहुत सारी बातों से पता चल सकता है। और भी बहुत सारी बातों से पता लगाया जा सकता है। वो इनके सामने नहीं कह सकता था कि वो एक पाकीज़ा लड़की है। सारी रात इसकी बेचैनी में घुसी थी। सुबह बेसाख्ता नसर इसके कंधे पर मौजूद तिल पर पड़ी। इसे छूने की ख्वाहिश में इसने हाथ बढ़ाया था। इसके कंधे पर और कोई नाम, कोई टैटू नहीं था। इस बात का अंदाजा तो रात में ही वो लगा चुका था। वो तो अपने हवास में ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता से छूता अपनी राहत का इंतजाम कर रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे वो झटके से इसके करीब से उठती वाशरूम में बंद हो गई थी। सारी रात तो उसके रोते हुए गुजरी थी। यकीन वहां पर भी इसने रोना ही था। वो एक बार फिर से नहीं हाथ में जा चुका था। आलम, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। पहले तुम इस लड़की को रूहान का गुनहगार कहकर इस घर में लाए थे, और अब तुम इसे बेगुनाह कह रहे हो। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके कार्ड पर वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, और असल में रूहान के साथ लास्ट ईयर की। ये एक बहुत ही बेतुकी बात है। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, जबकि बाकी सारे सबूत इस लड़की के खिलाफ है, और इन पर जरा गौर करो। तो वही लाकर दूंगा आपको सबूत। मैं बताऊंगा आपको कि वो बेगुनाह है। हमने एक पाक दामन लड़की के दामन पर इतना कीचड़ उछाला, इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया, जबकि इस सबका अक्सर हकदार कोई और था। मैं सबूत लाकर दूंगा आपको। मैं बताऊंगा कि आपको मेरी नैन बेगुनाह है। इसने कुछ नहीं किया, इसका कोई कसूर नहीं है आगाजन। वो बिल्कुल बेगुनाह है। मुझे बस एक हफ्ते का वक्त दीजिए, मैं कैसे भी इसे बेगुनाह साबित कर दूंगा। और इनके झूठ बोलने वाले
और इन झूठ बोलने वालों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मेरी नैन पर इल्जाम लगाने वाला एक एक शख्स को इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इससे पहले ये पता करना होगा कि नैन पर इल्जाम लगाने वाले लोग थे कौन। कौन है वो लोग जो इसे गुनहगार साबित करना चाहते हैं। जाने इसने वो लड़की जो अपनी मासूमियत से पहले ही दिन इसके दिल में अपनी जगह बनाई गई थी। आज इसकी हमायत में वो आलम के लबों पर कितने ही अल्फाज आ गए थे। वो भूल चुका था कि वो खुद इसके साथ क्या करता आया है। एक अनजानी सी खलिश थी दिल में कि काश ये सब कुछ पहले हो जाता, काश इसे ये सब कुछ पहले पता चलता, काश वो इसके करीब पहले चला जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अब इसने फैसला कर लिया था, एक हफ्ते के अंदर वो इसकी बेगुनाही के सारे सबूत ढूंढ लाएगा। इसे सबकी नजरों में जलील करने वाला वो है, इसे सबकी नजरों में बर्बाद करने वाला वो था, इसे सबकी नजरों में गिराने वाला वो था। मगर अब इसे सबकी नजरों में उठाएगा भी वही। वो पूरी दुनिया के सामने अपनी नैन को बेगुनाह साबित करेगा और इसे यकीन था कि कोई इसका साथ दे या ना दे तो रब जरूर देगा। इसे यकीन था, अगर जान की इस बात पर भी यकीन नहीं करेंगे कि दानेन इनके कार्ड पर सेकंड ईयर लिखा हुआ था। वो इसे गलतफहमी का नाम दे चुके थे। इसके अलावा अपने और दानेन की तल्लक को इनके सामने खोलकर नहीं रख सकता था, इसीलिए इनसे वक्त मांग रहा था। ठीक है आलम, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर एतबार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें वो लड़की बेकसूर लगती है तो यकीनन होगी, लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर ये वो लड़की नहीं तो हमारे रोहन का कातिल कौन है। वो बोल ही रहे थे कि बाहर से कुछ टूटने की और चिल्लाने की आवाज आई। वो तेजी से उठकर बाहर की जानिब भागा था। बाहर चाची और ताई ने हंगामा मचाकर रखा हुआ था। सॉरी आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। इसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात करती ताई अम्मी हाल लिहाज भूल चुकी थी। तूने नहीं किया तो किसने किया है बदसात, हमारे रोहन को जान से मार चुकी है। इस बेचारी की अब क्या तस्वीर भी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वैसे बेदर्दी से थप्पड़ मारते चिल्लाते हुए बोली थी, जबकि आलम तेजी से आगे बढ़ते हुए दानेन को अपने पीछे कर लिया था और मुलाजमा को जमीन पर एक आंच उठाने का इशारा किया। क्या तमाशा लगाकर रखा है आपने, क्यों कर रही है इसके साथ ऐसा सलूक। वो चिल्लाते हुए बोला जैसे वह लिहाज भूल बैठा था। इसकी राहत पर तायमी हड़बड़ा सी गई थी। आलम बेटा, इस बदजात खबरदार जो किसी ने दानेन को गाली दी, ये बदजात समझे आप नहीं है, ये बदजात समझिए आप। वो चिल्लाया था। आलम बेटा, इसने रोहान की तस्वीर फेंक कर गिरा दी है, सारी तस्वीर टूट गई है। कितनी चाह से तुम्हारे दादा जान ने ये तस्वीर हाल में लगाने के लिए बनवाई थी और इसने लम्हे में तोड़ दी। इस लड़की से रोहन बर्दाश्त नहीं होता, रोहन के वजूद को इस दुनिया से खत्म कर देना चाहती है। इनकी गुस्से की कोई इंतहा न थी। आलम के चिल्लाने पर वो मजीद नफरत से गोया हुई, जबकि आलम के पीछे छुपी दानेन ने सख्ती से आलम का बाजू पकड़ा था। मैं नहीं जानती वो तस्वीर किसकी है, मेरे दुपट्टे में फंस कर गिर गई, मुझे पता नहीं चला। वो बेहद कम आवाज में कंकमाते हुए इसे बता रही थी। आलम ने इसके हाथ पर अपना हाथ मजबूत किया। बस कर दे, एक तस्वीर ही थी, इतनी सी बात पर जान लेंगी क्या। इसकी तस्वीर दोबारा बनवाओ। इसने मुलाजमा को तस्वीर उठाने के लिए कहा तो वो फौरन ही इसके हुक्म की ताकीद करती वहां से निकल गई थी। तुम्हें कितना बुखार है नैन, इसकी तरफ पलटते हुए इसके माथे को छूकर बोला, जबकि इसकी इस तरह से करने पर वो तेजी से पीछे हटी थी। आलम ने फौरन इसके हाथ में पकड़ा हुआ सफाई का कपड़ा लेकर फेंका। जब वहां मौजूद हर इंसान को नजरअंदाज कर दिया गया था। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, जाओ अपने ऊपर कमर में आराम करो और तुम इसका ख्याल रखो, इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो पीछे खड़ी अनीसा को देखकर बोली थी। मैंने कहा जाओ, कमरे में सुनाई नहीं दिया। इसे अभी तक अपनी जगह पर जमे देखकर सख्ती से बोला। घर के सब लोगों का ध्यान इसी की तरफ था। हर कोई आलम को हैरानगी से सुन रहा था, जबकि तुराब नाश्ते की टेबल पर बैठा आराम से नाश्ता करता मुस्कुराया। इसे यकीन था कि वो रोहान की बातों पर यकीन कर चुका है और वो दारेन को हमेशा से ही बेगुनाह समझता था। ये सब कुछ आज से नहीं बल्कि बहुत दिन पहले से था, बल्कि पहले दिन से जिस दिन से वो इसे यहाँ पर लेकर आया था। वो हमेशा से इसकी बेगुनाही के सबूत ढूंढता रहा था और हर बार इसके सामने कुछ ऐसा आया कि वो दानेन को गलत समझने पर मजबूर हो गया। आलम के वर्कर अहमद ने इसे बताया था कि वो दानेन की बेगुनाही के सबूत ढूंढ रहा है। वो 2-3 बार इसकी सहेली से भी मिलने के लिए गया था। इसके अलावा उम्र की तलाश भी जारी है। ये सारी बातें से सेक्रेटरी ने बताई थी। आलम वापस आने के बाद काफी ज्यादा बेचैन था और तुराब को उसकी यही बेचैनी राहत दे रही थी। आज जब ये सब कुछ हो रहा था वो वहीं बैठा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। वो खामोशी से जानवरों की तरह मार खाते हुए देखता रहा था, क्योंकि इसे यकीन था कि आज आलम जरूर बोलेगा और ऐसा ही हुआ था। दाने ने एक नजर सबको देखती कुछ शर्मिंदा से अपने कमरे की जानिब जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ी थी, जैसे पीछे से आलम की आवाज आई, नैन मेरे कुछ कपड़े पैक कर दो, मैं एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहा हूँ। इसकी आवाज पर इसने पीछे मुड़कर देखा और हाँ में सर हिलाया था। आलम का यह नरम लहजा, ये अंदाज सिर्फ कल रात की वजह से था। मतलब कि अगर वो इसके पास नहीं आता, कभी इसकी बेगुनाही पर यकीन नहीं करता था तो आखिर मर्द ही ना। वो अपनी ही सोच पर हंसी। जब पीछे किसी की आहट महसूस हुई, भारी कदमों की चाप से वो समझ चुकी थी कि पीछे कौन है। वो पीछे मुड़े बिना कमरे में दाखिल हुई थी और आते ही इसका बैग निकालकर इसके कपड़े रखने लगी। आलम गहरी नजरों से देख रहा था। क्या वो इसे माफ करेगी? क्या वो सब कुछ भुलाकर इसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी? किसी नाजुक सी राबे को गहरी नजरों से देखता वो अपनी गलतियों की तरफ नजर दोहराने लगा था। फिर इसे नजरें हटाता आईने के सामने आ रुका और अपनी शर्ट खोलने लगा। दानिश ने एक नजर से देखा, फिर नजर झुकाकर अपना काम करने लगी थी। आलम को पीठ पर जलन सी महसूस हो रही थी। इसके पीठ पर जख्मों के निशान देखकर दानिश नजर झुका गई थी, जबकि इसकी नजरें चुराने पर वो मुस्कुराया था। जितनी तकलीफ उसे दे चुका था इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसका शर्माना इसके दिल में हलचल पैदा कर गया था। कोशिश करूंगा एक हफ्ते में वापस आ जाऊं, तब तक कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं घर वालों को बोल कर जाऊंगा, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, आराम करो। मिले मुलाजमा को कह दिया वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। और ये सब कुछ करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? अपने भाई के कातला पर इतना एहसान करने की कोई खास वजह?
मेरे लिए क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ आलम सुल्तान शाह साहब? शायद आप भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं याद दिलाती हूँ कि मैं आपके भाई की कातला, एक नीच, एक गिरी हुई लड़की हूँ जिसके 1000 मर्दों से तलक रह चुके हैं। बस नैना अब ये अल्फा बस नैना अब ये अल्फाज खुद के लिए मत बोलना, तुम नहीं हो ऐसी मैं जानता हूँ। इसे तेजी के लबों पर हाथ रखते हुए खामोश किया। अगले ही लम्हे दाने ने इसका हाथ झटक दिया था। क्यों नहीं, एक ही रात में आपके लिए पाक दामन हो गई। जो चीज़ मैं आपको बता बता कर आपको यकीन दिला दिला कर थक गई, आपने मेरा यकीन नहीं किया, और अब एक ही रात में आपको यकीन आ गया मैं पाकीज़ा हूँ। क्यों इतना घटिया यकीन था आपका, इतनी गिरी हुई सोच थी? दानेन, जो कुछ भी हुआ इसमें नुकसान हम दोनों का हुआ है, वो समझा रहा था। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है आपका, जरा मुझे बताएं। इज्जत मेरी लूटी, बेआबरू मुझे किया गया, बात बात पर मुझे मारे जाते थे, जानवरों की तरह सलूक मेरे साथ किया जाता था। नुकसान आपका हुआ है, बताइए मुझे क्या नुकसान हुआ है आपका, मैं जानना चाहती हूँ। अरे आपको तो उल्टा फायदा हुआ है, आपको अपनी हवस पूरी करने के लिए एक जायज रास्ता मिल गया। अब आप बताएं, जब चाहे अपनी हवस पूरी कर सकते हैं, और बाद में इसे बदले का नाम दे दीजिएगा, क्योंकि मुझसे गिरी हुई नीच बदजात बदकिरदार लड़की 1000 मर्दों से तलक रखने वाली लड़की सिर्फ बदले के लिए लायक होती है। इस वक्त मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात काल रात की है तो मेरी नीयत खराब नहीं थी, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तुमसे तलक रखने के लिए मुझे किसी किस्म के बहाने की जरूरत नहीं है दानेन, और ना ही मुझे कोई जायज़ रास्ता ढूंढने की जरूरत है। हमारा तलक जायज़ है। हाँ, मेरी सोच गिरी हुई है। कल मैं तुम्हारे पास आने से पहले मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी कार्ड निकलवाना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी सोच में कितनी सच्चाई है। लेकिन तुम्हारे खिलाफ 1000 सबूत पाकर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं था। तुम्हारी किसी भी बात का मुझे बुरा नहीं लगा। फिलहाल मेरे बारे में जो भी सोच सकती हो सोचो। तुम्हारी हर सोच का भी जवाब एक हफ्ते बाद लौट कर दूंगा। बहुत हाथ हो तुम, अपना ख्याल रखना, और हो सके तो अपनी दुआ में भी याद रखने की कोशिश करना। मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। बस के माथे को नरमी से चूमता अपना बैग उठाकर वहां से निकल गया था, जबकि इसके जाते ही दानन के चेहरे पर एक ताक सी मुस्कुराहट खिली थी। वाह आलम सुल्तान शाह साहब, एक रात में मैं आपके लिए हास हो गई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार मुझे लूटकर आपको सुकून नहीं मिला। अब हजारों आजमाइशों के साथ एक और सजा भी सहनी पड़ेगी। इसका दिल तड़पने लगा था, क्योंकि इसके लिए इतने इम्तहानात थे। इसमें किसी का क्या इसने क्यों इसके लिए इतने इम्तहान थे, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्यों उसे लम्हे लम्हे की अजियत दी जा रही थी। अल्लाह मुझे खत्म कर दे, मैं तेरी इस रहमत के काबिल नहीं हूँ। मुझसे ये सांसें छीन ले, अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस शख्स का हाथ का मरहम नहीं, जिसने रूह पर जख्म जख्म लगाए हैं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस शख्स को जिसने पल पल मुझे अजियत दी, मेरी नफ्सियात की तौहीन की, मुझे खत्म कर दिए इससे पहले कि वो लौट आए और बार बार मुझे अपनी हवस का निशाना बनाए। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। मुझे लौट कर भी इसे चैन नहीं मिला। मुझे तबाह करके भी इसने मेरी जात पर तरस ना आया था। नसीब लिखने वाले, कर तूने मेरे नसीब में शख्स का साथ लिखा है तो इससे बेहतर है कि मेरे नसीब में मौत लिख दे। हाँ जानती हूँ मैं तुझसे नाराज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी रहमतों के साए में मुझ पर बनाए रखना। अल्लाह मुझे इस शख्स से दूर कर दे, इतना दूर कर दे कि ये चाहकर भी मुझ तक ना पहुँच पाए। वो सिसकते हुए बेड पर पड़ी मसलसल दवाएं मांग रही थी, जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। अनीसा कमरे में दाखिल हुई थी। वह लड़की क्या गेम खेला है तूने? आलम साहब को अपने इशारों पर नचा रही है। वहां नीचे मुझे हुक्म देकर गए हैं कि तेरे पास रहूं, तेरा ख्याल रखूं। मानना पड़ेगा तुझे, इस घर के सारे मर्दों को बसा कर रखा है। बड़ी पक्की खिलाड़ी है तू। वो ऊंची आवाज में हंसती कह के लगाती इसके साथ की तौहीन कर रही थी। दानैन कुछ भी ना बोली। वो क्यों कुछ भी बोलती, इस घर में अपनी औकात अच्छे से जानती थी। क्या नौकर, क्या मालिक, हर कोई इसे जूते की नोक पर रखता था। या निशा जैसे आलम इसका ख्याल रखने का हुक्म सुनाकर गया था, वो किचन में आते जाते से ताने मारती थी, अमीर मर्दों को बसाने के तरीके पूछती थी, और अभी वो ऐसा ही कर रही थी। वो खामोशी से बेड पर से सुन रही थी, जबकि वो इसकी जात की दर्जियां उड़ाती अपनी ही बातों में मगन थी। वो कमरे में आया तो कहीं दिनों की तरह आज भी लाली मजे से बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। इसे देखते ही सीधी हो गई और सर पर दुपट्टा भी रख लिया। कब तक चलेगा ये सती सावित्री वाला ड्रामा? वो पूछने लगा। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं समझी नहीं। वो मुस्कुराते हुए बेहद मध्यम आवाज में बोली थी। पहले शेर को लगा कि वो इससे नाराज है, इसलिए ये हरकतें कर रही है, लेकिन कल रात जब शेर ने इसे अपने करीब खींचा तो वो बिना मज़ाहमत इसके पास आ गई थी, जिसका मतलब था कि वो इसे नाराज हरगिज नहीं है। तो फिर ये सारे ड्रामे क्यों कर रही थी? सुबह सुबह अच्छी बीवियों की तरह उठकर इसलिए नाश्ता बनाना, इसके कपड़े इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना, इसके घर आने से पहले इसके सारे काम निपटाना, आते ही इसे पानी देना, और कल तो हद ही पार कर गई थी। वो बेड पर लेटा तो उसके पैर दबाने लगी। शेर को पहले तो ये सब कुछ अजीब लग रहा था और शुरू में से इनकी हरकतों से मजा भी आ रहा था, लेकिन अब वो उकता गया था। इसे तो अपनी शरारती बीवी ही पसंद थी। ऐसी सती सावित्री, हद दर्जे जिम्मेदार नेक परमीन बीवी इसे हजम नहीं हो रही थी। मेरा मतलब बहुत साफ है लाली, ये ड्रामा जो तुम कर रही हो ये मजीद कितने दिन तक चलेगा? खत्म करो ये सब कुछ, मैं तंग आ गया हूँ। अब तो काम की इतनी ज्यादा टेंशन है और घर में तुम्हारी टेंशन, सर दुखने लगा है मेरा। वो बेड पर लेटा तो अगले ही लम्हे इसका सर दबाने लगी थी। हाय हाय, मेरे मियाँ के सर में दर्द है और मैं कितनी नाफरमान बीवी हूँ, जरा एहसास नहीं मुझे? मेरे मियाँ इतने ज्यादा बीमार हैं और मैं यहाँ ऐश कर रही हूँ, लानत है मुझ पर। वो इसका सर दबाते हुए खुद को डांट रही थी। शेर ने एक नजर घूर कर इसे देखा था, जबकि इसकी उंगलियों का लम्स अपने भालू पर महसूस करके इसे सुकून मिला था। तुम मेरे सर में उंगलियां चलाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो इसकी गोद में सर रखते हुए बोला तो लाली मुस्कुराई। ये ड्रामा नहीं, आपकी खिदमत है, और मैं अच्छी बीवियों की तरह आपकी खिदमत कर रही हूँ।
ताकि मुझे जन्नत मिले। वो बेहद नरमी से मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबा रही थी। ये नई थ्योरी कहाँ से सीखी है तुमने? तुम्हें किसने कहा कि ये सारी हरकतें करने से जन्नत मिलती है? अब वो दिलचस्पी से बातें सुनने लगा था। अम्मी ने कहा, वो कहती हैं कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बल्कि एक बड़ी औरत हूँ, एक शादीशुदा लड़की हूँ। अब मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। आगे पीछे हर तरफ मुंह मारने से बेहतर है कि जब शोर घर पर आए मैं इसकी खिदमत करूँ, इसकी हर छोटी बड़ी जरूरियात का ख्याल रखूँ। जो चीज़ इसे बुरी लगे वो हरगिज ना करूँ, तभी तो मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी। मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि नावल पढ़ना भी छोड़ दिया। आप मैं सिर्फ आपकी खिदमत किया करूंगी और अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मुझे अच्छे वाले काम करने चाहिए, ना कि छोटे बच्चों वाले। वो मुंह बनाते हुए बोली, यकीनन ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से तो हरगिज नहीं कर रही थी। तो तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए ताई अम्मी ने कहा है? बस की बैत की तह तक पहुंचते हुए बोला तो इसने जोर जोर से सर हिलाया था। मैं आपके पैर दबाऊं? आपके पैरों में दर्द होगा ना? काफी थके हुए लग रहे हैं। वो एक बार फिर से बोली तो शेर सोचू से बाहर निकलते हुए इसे देखने लगा। मैं एक बात कहूं, आप मुझसे इजाजत ना मांगे, ये रूल के खिलाफ है। मैं आपसे इजाजत मांगा करूंगी। शोहर इजाजत मांगते अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। ये तो बीवी का फर्ज होता है और हर बात अपने शोहर से पूछ कर करे। इसके कहने पर वो इसकी बात काटते हुए बोली थी, मतलब कि मैं जो कहता हूँ वो बिना तुम इससे इजाजत मांगे कह सकता हूँ। वो इसके दोनों हाथ थामते हुए अब रिलैक्स अंदाज में इसकी गोद में सर रखे इसका चेहरा अपनी नजरों में फोकस किए हुए बोला, हाँ कहें, क्या कहना चाहते हैं आप? वो अपने हाथ से इसका चेहरा थामते हुए इसके माथे पर अपना माथा टच करते मुस्कुराई। तो शेर को इसकी ये अदा, मासूम सी अदा, बहुत भाई थी। तुम पर सती सावित्री वाला कैरेक्टर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। लाली तो अपने दबंग अंदाज में ही प्यारी लगती है। तुम कभी एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। साफ लग रहा है कि तुम ड्रामे कर रही हो। बाहर निकलो इस किरदार से, तुम पर सूट ही नहीं करता। मुझे तो मेरी गंदी वाली नालायक बीवी पसंद है। वो जो बेड पर पिज्जा फैलाकर रखती है, वो जो एक जूता सोफे पर दूसरा जमीन पर रखती है, वो जो दुपट्टा और बचामा अलमारी में कुर्ता बेड पर रखकर भूल जाती है, वो जिसके नावल सराहने के नीचे मिलते हैं, वो जो फोन पर कुछ देखते देखते सो जाती है, वो जो शोहर की खिदमत नहीं करते बल्कि इससे हुकूमत करती है, वो जो रात के 2-2 बजे तक टीवी लगाकर अपने शोहर की नींद हराम करती है, वो जो चिप्स खाकर पैकेट बेड के नीचे फेंक देती है, वो जिसका शोहर आने के बाद पूरे घर में से ढूंढता है। मेरी लाली पे वही वाला किरदार प्यारा लगता है। ये अच्छी बीवी वाला किरदार मेरी लाली पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इसीलिए बाहर निकलो इस किरदार से। मैं अपनी लाली को मिस कर रहा हूँ। वो बेहद नरमी से इसके चेहरे को चूमते हुए बोला तो लाली मुस्कुराई। मैं तो वैसे ही रहना चाहती हूँ, लेकिन अम्मी, इसने मुंह बनाया, अम्मी को बता दो कि मेरे शोहर को इतनी नेक परवीन जिम्मेदार बीवी हजम नहीं होती। इसे पुरानी वाली बीवी चाहिए। ये अच्छी बीवी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपना सर इसकी गोद में से हटाता तकिए पर रखकर अगले ही लम्बे से खींचकर अपने ऊपर गिरा चुका था। ठीक है, मैं अम्मी को बता दूंगी। वैसे भी एक हफ्ते से पता नहीं मुझे क्या ऐसे क्या बना दिया। मुझे खुद भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे नेक परवीन बनकर रहना। अब मैं पुरानी वाली लाली हूँ। और ये आपने टी पिंक शर्ट क्यों पहनी है? आपको पता है मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस की शर्ट को देखते हुए बोली तो तुमने ही तो सुबह दी थी, शेर ने याद दिलाया। हाँ, तो मैं तो अच्छी बीवी बनकर दी थी। आपको क्या जरूरत थी अच्छा शोहर बनकर पहनने की? वो तो स्नेहा ने एक दफा कहा था कि ये कलर बहुत डिसेंट है और मैं खुद आजकल बहुत डिसेंट बनी हुई थी, तो आपको बुक करा दी। आपको क्या जरूरत थी पहनने की? चले ठीक है, मैं दूसरी निकाल के देती हूँ। इसके करीब से उठने ही वाली थी कि शेर ने अगले हिले में इसे खींचकर अपने वापस करीब कर लिया था, जबकि दूसरे हाथ से अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक दी। अल्लाह जी, पुराना शोहर बनने के लिए कहा था इमरान हाशमी नहीं। इसके खींचने पर पीछे हटते हुए बोली, लेकिन वो तो जैसे से सुन ही नहीं रहा था। एक झटके से इसे बेड पर गिराता खुद इसके ऊपर आ गया था। ऐसा, अब जैसा भी हूँ बर्दाश्त करो। इसने मुस्कुराते हुए इसकी नाक से अपनी नाक टच की और इसके लबों पर झुकने लगा। जब लाली बोली थी, खबरदार जो आपने मुझे किसी की, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले मुझे बाहर लेकर चले, कहीं घुमाने के लिए, घर पे बोर हो गई हूँ मैं। इसका इरादा लॉन्ग ड्राइव करने पर जाने का था, या इस वक्त नहीं, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। वो मोहब्बत से समझाते हुए बोला तो क्या करूं? मुझे जाना है, जाना है, जाना है। एक हफ्ते से अम्मी ने मुझे सूली पर लटका के रखा है और आप भी नखरे दिखा रहे हैं। जल्दी से मुझे बाहर लेकर चले शेर, वरना क्या? इसकी वरना पर अटकने पर वो शेर हुआ, वरना मैं अच्छी वाली बीवी बन जाऊंगी। इसने मासूम सी धमकी दी, जिस पर शेर का कहका बुलंद हुआ था, नहीं मेरी जान, अल्लाह का वास्ता है, अब तुम अच्छी वाली भी मत बनना, क्योंकि मुझे अच्छी वाली बीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उठो, शर्ट निकाल कर दो तो मैं घुमाने को लेकर चलता हूँ। वापस आकर मैं अपनी गंदी वाली बीवी का इलाज करूंगा। वो बेहद मोहब्बत से इसके लबों को चूमता बेड से उठा था, जबकि इसके मान जाने पर लाली खुशी खुशी इसके लिए अपनी पसंद की शर्ट निकालने लगी थी। जबकि इसके अंदाज पर मुस्कुराता इसके हाथ से शर्ट लेकर पहनता इसे खींचकर अपने करीब कर गया। लाली ने करीब आते हुए मुस्कुराकर इसके शर्ट के बटन बंद किए थे। इस दौरान शेर अपनी जसारतों में बिजी रहा था। देखो, अल्लाह का वास्ता है, प्लीज मुझे जाने दो। अगर लेट हो गई तो मेरे पापा मर जाएंगे। मेरे पापा हार्ट पेशेंट से, कोई भी झटका इनके लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। यूनिवर्सिटी से निकलते ही इन्हें फोन करके बता चुकी हूँ कि मैं घर पर आ रही हूँ। अगर मैं लेट हो गई तो न जाने क्या होगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। आज मुझे देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। मेरा रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। अक्सर सामने बैठी मुसलसल रोई जा रही थी, जबकि ना तो आलम को इस पर तरस आ रहा था और ना ही तुराब को। लड़की हमने कहा कि हम ये ड्रामा देखने नहीं आई। जल्दी से बताओ कि तुमने दानिन के लिए झूठ क्यों बोला था? किसके कहने पर झूठ बोला था? तुमने अपनी सहेली पर ऐसा इल्जाम लगाते शर्म ना आई थी? कितना एतबार करती थी वो तुम पर, तुमने इसे धोखा दिया। कैसी दोस्त हो तुम जैसी दोस्त से तो दुश्मन बेहतर है। बताओ ये सब कुछ किसके कहने पर किया? वरना आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तो आप बेहद गुस्से से इसे देखते हुए बोला था।
میں نے कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी जाने दो, हमें सिर्फ इसका नाम जानना है और ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रिश्ता टूटता है या जुड़ता है, हमें बस ये जानना है कि तुमने दानिश पर झूठा और घटिया इल्जाम क्यों लगाया, क्यों इसे पल पल की अजियत सहने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी ही सहेली के दामन पर कीचड़ उछालते हुए, अपनी ही सहेली का नाम किसी के साथ जोड़ते हुए, शख्स की अपनी ही सहेली का नाम किसी शख्स के साथ जोड़ते हुए इसकी जिंदगी बर्बाद करते हुए। क्या तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। आलम के कहने की देर थी कि वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरे बाबा का ऑपरेशन कभी भी ना होता। मेरे बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, अगर मैं दानिश के खिलाफ गवाही ना देती तो अपने बाप को खो देती। मुझे सहेली से ज्यादा जरूरी अपने बाप को बचाना लगा। खून तो खून होता है ना, इसलिए खून के लिए दोस्ती कुर्बान कर डाली। लेकिन मुझे यकीन था कि आप इसे बहुत प्यार करते हैं, आप इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। इसके अल्फाज थे या चुपता हुआ तीर। अगर ये लड़की जान जाती कि आलम ने इसके साथ कैसा सलूक किया है, ये अल्फाज कभी न कहती। आपने जब 3 बार मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं जानती थी कि आप यही पूछना चाहते हैं कि दानिश बेगुनाह है, लेकिन मैं आपसे दूर रही। अगर मैं आपसे मिलती तो शायद मैं कुछ भी छुपा नहीं पाती। मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी, मुझे मेरे बाबा की जान बचानी थी। मैं जानती हूँ वो कभी भी मुझे माफ नहीं करेगी। मैं बहुत बदनसीब हूँ, मैंने अपनी ही सहेली की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। अक्सर रोना बंद करो, हमें बस ये बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हें तुम्हारे बाबा के पैसे दिए थे, जिसने तुमसे ये काम करवाया, इसका नाम बताओ। बताओ वो कैसा दिखता है। तो आपके रोने से अच्छा खासा डिस्टर्ब हो चुका था। आलम कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और अक्सर काम की बात करने के बजाय अपनी ही बोले जा रही थी, इसलिए इसे बीच में टोकना पड़ा था। मैं नहीं जानती इसको मेरी से फोन पर बात हुई थी। मुझे बस इतना पता था कि वो बाहर का नंबर है, यहाँ का नहीं। वो कोई आदमी था, इसने मुझे मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। क्या तुम इस आदमी से इसका नाम भी नहीं पूछा? क्या तुम इतनी बेवकूफ हो? कोई आदमी तुम्हें इस तरह से ऑफर दे रहा है, तुमने फौरन कबूल कर लिया, एक बार जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो आदमी कौन है और ऐसा क्यों करना चाहता है। तो आपका गुस्से से बुरा हाल था। नहीं, मैंने पूछा था इससे कि वो कौन है और ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन इसने कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं, यही मेरे लिए बेहतर होगा। अगर मैं अपने बाबा की जान बचाना चाहती हूँ तो खामोशी से वो करूँ जो वो कह रहा है। वो जल्दी से बोली थी, मतलब इस शख्स ने तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया? नहीं, इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजे और कहा कि ये काम कर दो तो बैंक में डिटेल होगी, और जिस नंबर ने तुम्हें फोन किया था वो नंबर दिखाओ। तो आपने से फोन मांगा था। फोन तो मुझे आया था, लेकिन इस पर कोई नंबर नहीं लिखा था, बल्कि प्राइवेट कॉन्टैक्ट लिखा हुआ था। वो मोबाइल इसके हवाले करते हुए बोली थी, कोई बात नहीं, हम डिटेल निकलवा लेंगे, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। उसके मोबाइल से सिम निकालता आलम के हवाले कर चुका था। आलम मैं इसे इसके घर पर छोड़कर आता हूँ, फिर इस नंबर की डिटेल निकलवाते हैं। तो इसे देखते हुए बोला तो आलम ने हाँ में सर हिलाया था, जबकि तुराब अक्सर को बाहिफाजत घर छोड़ने के लिए जा रहा था। जबकि आलम ने एक नजर सिम पर डाली जो शायद इसकी नैन की बेगुनाही का सबूत था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तेरी शादी हो रही है? वो उसके ऑफिस में गुस्सा इसकी चलती मीटिंग की परवाह किए बगैर इसके सर पर सवार हुआ था, जबकि वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे थे। इसके आने का स्टाइल ही यही था, वो सब और सभी जानते थे। प्यारे प्यारे डॉक्टर्स, अगर आप लोगों को इतराज ना हो तो मैं जरा इस बेगैर से बात कर सकता हूँ, इसने सामने मौजूद सारे डॉक्टर्स को कहा था, जो सबने हाँ में सर हिलाते एक ही लम्हे उठकर बाहर निकल चुके थे। यार मैं एक बहुत जरूरी केस डिस्कस कर रहा था, साइड ने इसे घूरते हुए कहा था। इससे मैं ज्यादा जरूरी है कि तेरी शादी हो रही है, खोते आदमी पता या क्यों नहीं? मुझे यार गुस्से से इसका गुरबान पकड़ चुका था। ओ हेलो मिस्टर, खुद तो दो दो करके बैठा है, मेरी एक भी हजम नहीं हो रही। साइद अपना काल से वाकर टेबल पर बैठ चुका था। वाक पिता खोता अभी घोड़ी चला नहीं, झगड़े पहले शुरू हो गए हैं। किसकी किस्मत फूटी रही है, किसकी किस्मत फूट रही है? वो नाम बताओ। वो भी इसके साथ ही टेबल पर बैठते हुए बोला। वो दोनों जब साथ होते थे भूल जाते थे कि कुर्सी बैठने के लिए ही बनाई गई है। अरे यार कोई सनम है, मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन क्या, जल्दी बोल, इस तरह से बात अधूरी मत छोड़। अगर एक ही दिन तेरी बात अधूरी एक दिन तेरी बात दूरी रह जाएगी और तू ऊपर पहुंच जाएगा। अरे बता रहा हूँ जानू, जल्दी किस बात की है? वो मजीद इतराया। लड़की का नाम सनम हैदर शाह है और उसका तल्लक तुम्हारे गांव से है। सबसे खास बात तेरे दुश्मनों की बेटी है। अपनी बात खत्म करते हुए इसने क्या क्या लगाया था? क्या मतलब तू हैदर शाह की बेटी से शादी कर रहा है? यार को झटका ही तो लगा था। बस यार मेरी जान तेरे एक्सप्रेशन से, यही तो मैं देखना चाहता था। हाँ यार, वो हैदर शाह की बेटी, तुम लोगों का तो कनेक्शन है ना, रिश्ते में तुम्हारी कजन लगती है शायद, इसी हिसाब से तो मेरा साला बनता है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे इसकी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हैदर शाह और बाबा की मुलाकात किसी पार्टी पे हुई थी, वहीं पर इनकी दोस्ती हो गई। बात शादी तक कहाँ पहुंची? बाबा ने दोस्ती बनाने के लिए इनकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मुझे तो खुद कल पता चला है, जब अम्मा जाकर लड़की भी पसंद करके आई है। फिर भी मैंने फरमादार बेटे की तरह सर झुका लिया। मशरकी लड़का हूँ यार, वो शर्माने की भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला था। हाय कितना बेगैरत लग रहा है। मुबारक हो भाई, तुझे भी दूल्हा बनने का शर्फ हासिल होने जा रहा है। वो इसे गले लगाते हुए बोला। अच्छा सुनिए, घोड़े वाला सीन नहीं करना, खोता घोड़े पर बैठकर कितना अजीब लगेगा ना। जियार ने इसे मुफ्त मशवरा दिया था, इसलिए तो दोनों शादियों पर घोड़े पर नहीं बैठा। जाहिद ने इसी लम्हे बदला ले लिया था, जिस पर जियार ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर मुक्का मारा था। अच्छा बता बरेरा कैसी है? इसका पैर कुछ बेहतर हुआ? वैसे ये कौन सा अक्लमंद डॉक्टर ने कहा है कि इसका पैर टूट गया? मैंने इसकी रिपोर्ट चेक की तो इसका पैर बिल्कुल ठीक है, जरा सी मोच आई है बस। वो जियार के चलिए चाय का आर्डर देते हुए इसे बताने लगा तो जियार मुस्कुराया था। पता है यार, आजकल इसे अटेंशन कम मिल रही है तो सबको अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए ड्रामा करने लगी। और मेरी बीवी को देख, मोहतरमा की खिदमतें ऐसी कर लगी हैं जैसे मरती मरती बची हो। कभी कभी दिल करता है पाल सेब को लेकर कुछ अर्से के लिए दुनिया से रोपोश हो जाऊं और इसकी अकल ठीक से ठिकाने पर लगाऊं। इसे सही
इसे सही गलत समझाऊं ना, जब इसे वापस लेकर आऊं तब इसकी अकल इतने ठिकाने पर आ जाए, इसे ब्रेरा के ड्रामे समझ में आने लगे। लेकिन नहीं, इसे कभी भी कुछ भी नहीं समझ आना। अल्लाह इतनी बेवकूफ बीवी किसी को ना दे। वो मुंह बनाते हुए बोला, तो जाहिद ने क्या क्या लगाया था? मेरे यार, तू किसी भी हाल में खुश नहीं होना। पहले एक अकलमंद बीवी मिली तो वो तेरी बर्दाश्त से बाहर थी, अब कम अकल बीवी मिली तो वो भी तुझे हजम नहीं हो रही। तू ऐसा क्यों नहीं करता? बरेड़ा से थोड़ी सी अकल लेकर पास जेब में डाल दे, तेरा भी काम बन जाएगा। और अभी वो बोल ही रहा था कि जब जियाद इसके सामने हाथ जोड़ दिए, बरेड़ा से अकल लेने से बेहतर है कि वो बेवकूफ ही रहे। इसके कहने पर जाहिद हंसा और हंसता ही चला गया। यार, तेरे इन बीवियों वाले किस्से से मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं मेरी बीवी कैसी होगी। सनम हैदर शाह, अल्लाह करे वो एक नॉर्मल इंसान हो जो मुझ जैसे नॉर्मल इंसान को समझ सके। इसकी दुआ बस जियाद ने कहका लगाया था। अबे तू दांत मत निकाल, आमीन बोल। जाहिद ने फौरन के कंधे पर मुक्का मारते हुए जबरदस्ती आमीन बुलवाया था। बहुत ही तेज आदमी है आलम। वो लंदन के किसी पीसीओ से फोन करता रहा है और हम इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते। मैंने कुछ लोगों से बात किया, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, लेकिन चांसेस कम है। मेरे ख्याल में हमें यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को पकड़ना चाहिए। पता तो चले किसी ये झूठ क्यों बुलवाया इतने सारे स्टूडेंट से। चल यूनिवर्सिटी चलते हैं, वहाँ यकीनन कुछ ना कुछ तो जरूर पता चल जाएगा। तो राव ने यकीन से कहा था, ठीक है वहीं चलकर देख लेते हैं। ये आदमी बहुत ज्यादा चालाक है, हम इतनी आसानी से इस तक नहीं पहुंच सकते। इसने कितनी आसानी से लंदन से सारी इन्फॉर्मेशन खत्म करवा दी। यकीनन यूनिवर्सिटी में भी कोई ना कोई इंतजाम करके रखा होगा। आलम ने परेशानी से कहा था, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन हमें चलकर देखना तो चाहिए, हो सकता है कोई ना कोई हल निकल आए। अगर तो नहीं तो फिर बरेरा बेगम है ना, वो भी तो मोहतरमा कुछ ना कुछ उगलेगी। वो ये ना सोचकर बैठी हो कि हम इसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे। ये किस्सा शुरू तो इसी ने किया था और बरेरा रोहान के भी काफी करीब थी। सारे किस्से के बारे में वो जानती थी। यूनिवर्सिटी चलो, अगर वहां से कुछ भी पता ना चला तो गाँव वापस चले जाएंगे। इस बरेरा के पास वहां से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। बाकी रोहान की हालत भी अब काफी बेहतर है। डॉक्टर सच ही उम्मीद दे रहे हैं, हो सकता है इसे जल्दी ही होश आ जाए। फिर तो सच अपने आप ही सामने आ जाएगा। तो आपने समझाते हुए कहा तो वो जो बहुत ज्यादा परेशान था, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पहले यूनिवर्सिटी चलते हैं। अगर वहां से कुछ भी पता ना चला तो फिर अगला टारगेट बरेरा होगी। सियारा आसानी से हमें बरेरा के पास जाने नहीं देगा। इसी नंबर पर दोबारा फोन करके हम बरेरा को अलग से बुलवाएंगे। अगर खुद अपनी मर्जी से सब कुछ बताती है तो ठीक है, वरना इसके खेल को भी सामने लेकर आएंगे। आखिर पता तो चले कि कौन है जो रोहान को मरवाना चाहता है। पुलिस को खबर मिली है रोहेल अमेरिका में ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया और कुछ ही दिन में से वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और यहाँ आते ही हमारे हाथ लग जाएगा। आलम से देखते हुए बोला था, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि रोहान को जान से मारने की कोशिश रहील ने ही की है और रहील को हमने आसानी से हाथ से नहीं जाने देना। आपने किया का फल तो काटना होगा इसे। रहील का तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। मसला ये है कि दानिन को फंसाने की कोशिश क्यों की गई, ना जाने वो किसी साजिश का शिकार है या सिर्फ अपने नाम की वजह से शिकार हुई है। बरेरा ने इसका नाम क्यों लिया और बरेरा के बाद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, अक्सा, उमर, हर किसी ने दानिन का नाम लिया। तो मतलब साफ था कि दानिन को फंसाना ही वजह था। या तो किसी ने दानिन को फंसाने के लिए किया था या फिर किसी और को बचाने के लिए दानिन का नाम लिया था। या तो कोई दानिन का दुश्मन था या फिर दानिन को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि दानिन का दुश्मन हो सकता है क्योंकि दानिन का कोई दुश्मन हो सकता है। भला दानिन जैसी लड़की से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। वो जितना सोचते थे इतना ही उलझते जा रहे थे। आप लोगों का इरादा यूनिवर्सिटी जाने का था, जहां से इन्हें पता चल सके कि आखिर प्रिंसिपल साहब ने झूठ क्यों बोला था। अब पैर कैसा है तुम्हारा? इसने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा था। टूट गया है मेरा पैर। भला कैसे हो सकता है टूटा हुआ पैर? अपने पैर पर चल तक नहीं पा रही मैं। पर हाल शुक्रिया आपको पूछने की भी फुर्सत मिली। वो इसे देखते हुए काफी बदतमीजी से बोली थी, अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा ही टूट गया है। वो फाइल इसकी तरफ फेंकते हुए बोला था, जबकि किसी खौफ के जाहिर असर बरेरा ने फौरन ही उठा ली थी, जिसमें एक एक्सरे रिपोर्ट थी। आज जाहिद के पास गया था तो उसने तुम्हारी रिपोर्ट दी। तुम्हारा पैर टूटा नहीं है। दूसरे डॉक्टर ने झूठ बोला था। है तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ही तो कहने पर झूठ बोला होगा इसने। मगर अब तुम्हारी ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने पैर पर खड़ी हो सकती हो, चल फिर सकती हो। वैसे क्यों किया था इतना ड्रामा? ये तो बताओ। कोई नया गेम खेल रही हो? इस बार किसका शिकार करने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सीने पे हाथ रखे वो मुकम्मल संजीदगी से पूछ रहा था। जरूरी नहीं हर बात कोई साजिश हो या कोई गेम हो। यार आप जानते हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। बस कर दो यार, कैसे कर लेती हो इतने ड्रामे? तुम मुझसे नहीं अपने आप से मोहब्बत करती हो। बार बार अपनी इस मोहब्बत का ड्रामा मेरे सामने करना बंद कर दो। मेरा मुझे इस झूठी मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है। तुम जियो मरो या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें यह लगता है कि पैर तुड़वा कर बेड पर बैठ जाने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नरमी जाग जाएगी तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, वो मैं नहीं होने दूंगा। क्या करने की कोशिश कर रही हूँ मैं? इसने सख्ती से कहने पर वो पूछने लगी थी। हादी को अपने करीब और पास से दूर करने की कोशिश कर रही हो। तुम 24 घंटे हादी को अपने साथ चिपका कर रखती हो। सिर्फ साफ नजर आता है तुम हादी के पास किसी को जाने नहीं देती और ना ही हादी को इस कमरे से बाहर निकलने देती हो। क्या तुम इस सब की वजह से वाजिया करना पसंद करोगी? क्या ऐसा क्यों कर रही हो तुम? वो सवाल कर रहा था। हादी मेरा बेटा है, मैं किसी को भी वाजिया देना हरगिज पसंद नहीं करूंगी। आपको भी नहीं। मुझे नहीं पता कि आपकी दूसरी बीवी 24 घंटे मेरे बेटे के साथ चिपकी रहती है, यहाँ तक कि मुझे मेरे बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए आपकी दूसरी बीवी की इजाजत लेनी पड़ती है। हादी मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहती कि वो पाजेब के साथ रहे, बस इसीलिए। वो अपनी बात कहती खामोश हो गई थी। फिर भी शायद जानती थी कि ज़ियार क्या कहने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके पास आया, इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। कान खोल कर सुन लो, हादी तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है। तुम हादी को 6 बार मारने की कोशिश कर चुकी हो।
जो औरत अपनी ही औलाद को जान से मारना चाहे वो कभी एक माँ नहीं बन सकती। तुम हादी को पास से सिर्फ इसलिए दूर कर रही हो क्योंकि वो इसके बहुत ज्यादा करीब आने लगा है, इसे अपनी माँ समझने लगा है। तुमसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन तुम इसे पास से दूर नहीं करोगी और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। 3 माह बाद हादी 7 साल का हो जाएगा और फिर वो खुद फैसला करेगा वो किसके साथ रहना चाहता है, और यकीनन मेरा बेटा तुम्हारे साथ कभी कबूल नहीं करेगा। इसे माँ के रूप में पास की ही जरूरत है। तुम अपने दिमाग से ये बातों निकाल ही दो कि वो कभी भी तुम्हें अपनी माँ मानेगा। हादी मेरा बेटा है ज़ियार, मैंने इसे जन्म दिया है, कोई भी पास आकर मुझे मेरा बेटा नहीं छीन सकती। हादी अब से मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा, वरना वरना क्या करोगी तुम तलाक लोगी, मुझसे दूर कर दोगे मेरे बेटे को मुझसे, क्या कब तक वो मेरा बेटा है 3 माह बाद मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मुल्क के मुताबिक 7 साल का बच्चा ये फैसला करने का हक रखता है कि इसे किसके साथ रहना है। हादी यकीनन तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगा, इसके लहजे में यकीन था। वो तो वक्त ही बताएगा ज़ियाद शाह कि हादी किसके साथ रहना चाहता है। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी जब अगले हिल में हादी कमरे में दाखिल हुआ था। मामा ये एरोप्लेन नहीं चल रहा, मुझसे बस के पास आता अपने खिलौने देते हुए बोला था, जबकि बरेरा बेहद मोहब्बत से हादी को बहलाने में मसरूफ हो चुकी थी। तो अब इसने ये तरीका निकाला था इसे हराने का। आप क्या चाहती हो तुम? वो बेहद गुस्से से घूरते हुए पूछने लगा था। या तो पासिब को छोड़ दें या फिर मुझे पासिब को बराबर के हकूक दें, वरना मुझे तलाक दें और हादी को भी भूल जाए। हादी बेटा मम्मा के साथ पेरिस चलोगे ना? मम्मा आपको इसे भी बड़ा एरोप्लेन लेकर देंगी जो आसमान से उड़ेगा। हम दोनों पेरिस भी तो एरोप्लेन में ही बैठकर जाएंगे। बादलों के बीच से हम दोनों बादलों को चीर कर जाएंगे। चलोगे ना अपनी मम्मा के साथ? वो इसे अपनी गोद में बिठाई कामयाबी से अपनी चाल चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। याद रखना बरेरा, मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही तुम्हारी किसी साजिश को कामयाब होने दूंगा। पासे मुझसे दूर जाएगी ना तुम मेरी जिंदगी में, और ना ही हादी को तुमसे मुझसे दूर कर पाओगे। वो एक झटके में हादी को खींचकर अपने करीब करते हुए बोला था। वो तो वक्त ही बताएगा ज़ियार मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। इसके चेहरे पर एक पुरस्रासी मुस्कुराहट थी। हादी चलो कमरे में, पास मामा का इंतजार कर रही है, फिर शाम को हम बाहर भी जाएंगे। वैसे उठाकर बाहर जाने लगा तो हादी में चलने लगा। नहीं नहीं जाना इनके पास, वो गंदी है। उन्होंने बरेरा मामा को धक्का दिया, इनके पैर पर चोट लगी। अब वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अच्छी मम्मा नहीं है, वो गंदे काम करती है। मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। वो स्टेप मदर है और स्टेप मदर अच्छी नहीं होती, वो मारती है, वो भी मुझे मारेंगी। मैंने नहीं जाना इनके पास। आई हेट हर। अगले ही लम्हे इसकी गोटे उतरता वापस बरेरा के अंचल में छुप चुका था। बरेरा ने इसे अपने सीने से छुपाते हुए फरहाना नजरों से इसकी तरफ देखा था। वो छोटे से बच्चे के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर चुकी थी। वो आसानी से इसे जहर कर रही थी। आप नहीं चाहते कि हादी आपके मतलब भी ऐसा सोचे तो जरा मेरी डील पर गौर कीजिएगा। वो मुस्कुराते हुए बोली। ज़ियार का दिल चाहा कि इसका गला दबाकर एक बार कहानी खत्म कर दे। शर्म से डूब मरो, तुम एक छोटे से बच्चे के दिमाग से ये सारी बातें डाल रही हो। बरेरा इतना भी मत गिरो कि कभी उठ ना पाओ। कल बड़ा होगा ये तुमसे सवाल करेगा, क्या इसके सवालों के जवाब दे पाओगे? वो सिर्फ घूरते हुए पूछने लगी थी। आप पहले मेरे सवालों के जवाब दे, आपको मेरी डील कबूल है या नहीं? डील कबूल ना होने की सूरत में मैं हादी को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, और मुझे हादी से कितनी मोहब्बत है ये तो आप अच्छी तरीके से ही समझते हैं। वो हादी के माथे को चूमते इसे देखकर बोलती, जबकि वो इसके मोबाइल पर मसरूफ अपनी ही मस्ती में मगन था। ज़ियार ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि काश वो अपनी माँ की चालबाजियों को समझ पाता। कहने को तो इस औरत ने इसे जन्म दिया था, लेकिन वो इसका इस्तेमाल कर रही थी। इसकी गोद में बड़ा मासूम बच्चा इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद दादा, कैसे हैं आप? मैंने ज़ियार दादा को बुलाया था ताकि मैं इनके साथ तस्वीरें बनवाने जा सकूं। एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए तस्वीरें चाहिए। वैसे देखते हुए बोली से बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ ज़ाहिद आया होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ज़ियार ने इसे फ़ोन करके कहा था कि वो यूनी से बाहर निकल आओ, मैं आ रहा हूँ। अभी चलते हैं तुम्हारी पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनवाने के लिए। इसने सोचा था चलो इसके साथ साथ सुंदस का भी फायदा हो जाएगा, लेकिन इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ ज़ाहिद आया होगा। फिर इसने खुद ही सोच लिया कि भला ज़ियार गाँव से इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? बस खुद ही आपके भाई का हुक्म था कि हाँ हुक्म था तो हम भागे चले आए। चलो आप जल्दी से गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ तस्वीरें बनवाने के लिए। फिर वापसी पर जबरदस्ती आइसक्रीम खाएंगे। वैसे खुश करते हुए बोला तो स्नेहा ने मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ देखा था। 1 मिनट मेरी सहेली भी आ रही है। इसके कहने पर वो रुक गया था। अच्छा जल्दी से बुलाकर लाओ अपनी सहेली को। वैसे तुम्हारी सहेली के साथ है तो फिर तो मेरा खर्चा ज्यादा हो जाएगा यार, ये तो बड़ी गलत बात है। आज सुबह एक पेशेंट की जेब लूटी है, वो बेहद शरारती अंदाज में कहता है, इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था, जबकि यकीनन ये खर्चे वाली बात किसी ने पीछे से सुन ली थी। हद होती है कंजूसी की भी। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उनके पैसों की आइसक्रीम खाने के लिए? सुदस ने गुस्से से मुंह बनाया। इसकी गाड़ी में बैठते ही पिछली सीट का दरवाजा खोलते काली चादर में लड़की बैठी थी। इसने बस एक नजर से देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इसने अम्मी से इजाजत ले ली थी कि क्या वो अपनी सहेली के भाई के साथ जाएगी। मुश्किल से ही सही, लेकिन इन्हें इजाजत मिल गई थी क्योंकि आलम और तुराब बिजी थे। अपनी सहेली का तारुफ करवाओ। जाहिद एक नजर पीछे बैठी सुरक्षित लिए गुस्से से अपने नाखून तोड़ती लड़की को देखता हुआ बोला, जो इसे कुछ अजीब और दिलचस्प लग रही थी। स्नेहा की ऐसी गुस्सैली लड़की के साथ दोस्ती से काफी अजीब लग रहा था। इसने इसे पूछा तो वैसे भी कार में अजीब तरह की खामोशी छाई हुई थी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम मिस हैदर शाह। मैं अनजाने लोगों को अपना नाम नहीं बताती, आप मुझे मिस हैदर शाह कहकर पुकार सकते हैं। इससे पहले कि स्नेहा इसे नाम बताती वो फौरन बोल उठी थी। सईद को इसका ये रूखा सा अंदाज बिल्कुल अच्छा ना लगा था। एक तो इसे शुरू से ही मुंह बनाए रखने वाले खड़ूस किस्म के इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो खुद जिंदा खुलकर जीने का आदी थे। इसे इस तरह का तबीयत के लोग कम ही पसंद आते थे। मिस हैदर शाह जरूरी नहीं कि हर कोई अनजान हो सकता है मैं आपसे वाकिफ हूँ, आप जानता हूँ आप अपना नाम नहीं बता सकती। यकीनन हैदर शाह आपके वालिद का नाम होगा और इसका तलक शाह हवेली से होगा। ये हैदर शाह वजाहत शाह के बेटे तो नहीं? इसके सवाल पर वो चूंगी थी। आपको कैसे पता? इसने हैरानगी से कहा था। मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है। इससे मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालकर अपने घर को फोन किया था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान, आप मैं कोई जिद नहीं करूंगा, आप
जब चाहे जहाँ चाहे मेरी शादी करा सकती हैं, बल्कि मैं तो फ़ोन पर ही निकाह करने के लिए राज़ी हो गया हूँ। अब लड़की को देखने की भी बिल्कुल ज़िद नहीं करूँगा। आप मेरी तरफ से मुकम्मल हाँ समझे। वो सामने लगे मेज़ पर पीछे रखी वो सामने लगे मिरर पर पीछे बैठी संदस को अपनी नज़रों के इशारे में लिए हुए बोला था। संदस को ये आदमी किसी थरकी से कम न लगा। इसके बारे में स्नेहा ने एक दो बार जिक्र किया था। इसने कहा था कि कहने को तो इसके 3 भाई हैं, लेकिन शाहिद भी सगे भाइयों से बढ़कर है। वो भी इसका सकी बहनों की तरह ही ख्याल रखता है। जबकि इसे जाहिद को देखकर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी, बल्कि उल्टा ये तो इसे किसी थरकी किस्म का और नजरबाज शख्स लग रहा था। अम्मी से बेशुमार दुआएं देती खुशी से फूले ना समा रही थी। पिछले कुछ दिनों से इसने जिद बांध लिखी थी कि इसे हर हाल में अपनी दुल्हन को देखना है, वरना वह ये शादी नहीं करेगा या शादी करने वाले दिन ही घर से भाग जाएगा। इसकी धमकियों से कोई डरने वाला तो नहीं था, लेकिन इसीलिए किसी ने भी इसकी धमकियों पर कान न डरे थे। वो खुद ही मंगनी के बाद अपनी मुलाकातों का इंतजाम करने वाला था, लेकिन यहाँ अपने आप ही इसका दीदार हो गया। अपनी की तरफ से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सनम की एक बहन भी थी और वो दोनों ही स्नेहा वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन इसे यकीन था जैसे देखते ही इसका दिल बेतरतीब हुआ है वो सनम ही है। सनम को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रखा था। जब दिल करता तब आ जाती थी। ये जाहिद की अच्छी किस्मत थी कि आज इसके नसीब में सनम से मुलाकात दिखी थी, इसलिए इसका यूनिवर्सिटी आना हुआ था। सियाह तो कह रहा था कि वो आ जाएगा, अगर वो बिजी है तो वो खुद ही दोपहर तक स्नेहा को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन मसला यह था कि आज आखिरी डेट थी और वो स्नेहा को टाल रहा था। बस अपने यार की मजबूरी को समझते हुए जाहिद ने इसके बात मान ली थी, लेकिन अगर इसे पता होता कि यहाँ सनम मिलने वाली है तो शायद सुबह से ही यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा हो जाता। ऐसे कैसे प्रिंसिपल चला गया? तुम लोगों के यहाँ क्या आए दिन प्रिंसिपल बदलते रहते हैं? हमें सिर्फ मुश्ताक साहब से ही बात करनी है, चाहे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। तो आपका गुस्से से बुरा हाल था। सुबह से हर तरफ से नाउमीदी हो रही थी, कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। वो गुनहगार तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम नहीं जानते अचानक इन्हें कोई जरूरी काम पड़ गया तो वो हमें इन्फॉर्म करके चले गए। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इस तरह के कोई काम किया है या फिर किसी पर झूठा इल्जाम लगाया है। अगर आप इन स्टूडेंट्स को निशानदेही कर सकते हैं तो हम स्टूडेंट को आपके सामने पेश कर देते हैं। सामने बैठी टीचर ने मसला सुलझाने की कोशिश की थी। मुझे इन सबके नाम नहीं याद, बहुत सारे लोग थे। इस दिन यहाँ पर बुलाकर गवाही दी गई थी। आलम पूरी तरह से उलझा हुआ था। आई एम सो सॉरी सर, इस तरह से हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी हम इस तरह के किसी केस में उलझना नहीं चाहते। अगर कत्ल केस है तो हमें दूर ही रखिए, हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है। वो इससे माजरत करते हुए बोली थी। अब मोहतरमा बरेरा के पास ही चलना होगा। तो आपने गुस्से से कहा था, जबकि आलम के पास भी अभी उठने के अलावा कोई रास्ता ना था। सब सोचे उल्टी जा रही थी। ये सब क्या हो रहा था? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। या तो वो आदमी सबसे पहले ही तैयार कर चुका था, या अब इनके साथ खेल खेल रहा था। इसकी गाड़ी रुकते ही वो तेजी से गाड़ी से उतरकर जोर से दरवाजा बंद करती यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गई थी। तुम्हारी सहेली ने क्या अंगारे छुपा कर रखे हुए हैं? मैंने इसके लिए कितनी महंगी आइसक्रीम मंगवाई, दिल रखने के लिए ही खा लेती। बता देना इस नौटंकी को, बहुत मेहनत से कमाता हूँ मैं, मुझे अपने एक एक पैसे का ज़ाया होना बिल्कुल भी पसंद नहीं। बस कर दे भाई, सिर्फ 80 रुपए वाली 2 आइसक्रीम थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, साथ ही हंसते हुए गाड़ी से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया था। तो मैं 80 रुपए थोड़े लगते हैं, मेरे 4 बच्चे इसी 80 रुपए से चीज़ ही खा सकते हैं। वो गुस्सा हुआ, अच्छा सॉरी, बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे समझने में गलती हुई है। वो गाड़ी से निकलते हुए हंसी, जिस पर जाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई थी। जबकि यूनिवर्सिटी गेट से निकलते हुए किसी ने यह मंजर बहुत गुस्से से देखा था। इसके माथे की रगड़ बाहर आने लगी थी। इसका यूं हंस कर किसी से बात करना इसे आग ही तो लगा गया था। आलम ने इसे रुकते हुए देखा तो इसकी नजरों को देखते हुए बात को समझ गया था। इसे तुराब के सीने पर हाथ रखते हुए इसके गुस्से को कंट्रोल करना चाहता, लेकिन वो जानता था कि अब यह नामुमकिन है। तुराब बेहद गुस्से से आगे बढ़ता, शायद वो हर किस्म का लिहाज भूल चुका था। वो ये भी भूल चुका था कि इस वक्त वो यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा है। इसने गाड़ी से निकलते जाहिद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। कौन है तू? और स्नेहा के साथ क्यों था? क्या कहा मैंने तुमसे? मुझे किसी लड़की के साथ बात करती हुई या खड़ी नजर ना हो तो कौन है ये? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों आई हो इसके साथ? ना तो ये तुम्हारा भाई है और ना ही तुम्हारी फैमिली मेंबर है। तो जल्दी से बताओ मुझे, ये क्या लगता है तुम्हारा? और किसकी इजाजत से तुम इसके साथ गई थी और कहाँ गई थी? मुंह बंद क्यों है तुम्हारा? क्या कह रहा हूँ मैं? जवाब दो मुझे। वो इसका मुंह पकड़ दबा रहा था। कौन हो तुम और ये क्या हरकत है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? शायद के नाक से खून बह रहा था, लेकिन खुद से ज्यादा इसे इस वक्त स्नेहा की परवाह थी, जो इसकी दहशत से खौफजदा होकर कांप रही थी। पीछे हट, बीच में मत आना, ये मेरा और मेरी मनकूहा का मसला है। अपना डब्बा उठा और यहाँ से निकल। वो स्नेहा को छोड़ता इसकी गाड़ी की तरफ इशारा करता इसे धक्का देकर बोला था, मनकूहा। शाहिद को जैसे झटका लगा था और ऐसा ही एक झटका स्नेहा को भी लगा था। हाँ, मेरी मनकूहा है ये, मेरे निकाह में है, हो गई तसल्ली, चल निकल यहाँ से। इसे पहले कि तुझे तेरे डब्बे के साथ उठाकर यहाँ से फेंक दो। वो इसे वहां से निकल रहा था, जबकि शायद आलम इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। इस दिन पहले इसकी तस्वीर हैदर चाचू ने इसे दिखाई थी। शायद इसे सनम के लिए पसंद किया गया था। ये वही लड़का था। आलम को 100% यकीन था कि ये वही है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है और भला स्नेहा को कैसे जानता है? वो यहाँ तो आपको किसी किस्म का कोई मसला खड़ा नहीं करने देना चाहता था। वो चाहता था कि बाद में वो इस बारे में स्नेहा से बात कर ले, लेकिन नहीं, इसके दिमाग पर तो ये बात सवार हो चुकी थी कि स्नेहा किसी के साथ आई है। और यकीनन तुराब इस इंसान से वाकिफ नहीं। वो हवेली के एक इंसान को बहुत अच्छे तरीके से जानता था और आलम को अक्सर सबके बारे में बताता भी रहता था। जाहिद का कहीं कोई जिक्र नहीं था, शायद इसलिए तुराब को भी गुस्सा चढ़ गया था। और वो कोई सकी मिजाज या दंग दिमाग आदमी इंसान नहीं था। वो बस अपनी मनकूहा को किसी गैर
मर्द के साथ कहीं पर भी क्यों जाने देता। फिलहाल तो इसे पता ही नहीं था कि अनम भी इसी के साथ आई है, वरना अब तक तो वो अनम की भी अच्छी खासी अकल ठिकाने लगा चुका होता। देखो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। स्नेहा तुम्हारी मनकूहा कैसे हो सकती है, दिमाग मेरा खराब मत करो। मैंने कहा दफा हो जाओ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अगर किसी से भी कुछ पूछना है ना तो इसके माँ बाप से पूछो, सब पता चल जाएगा। लेकिन अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ वरना ज़ाया हो जाओगे। वो हर किस्म का अदब और लिहाज बोले बोले जा रहा था। जाहिद को इसका अंदाज बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। ये इसे काफी जिद्दी लड़का लग रहा था। स्नेहा के लिए तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। इसने एक नजर स्नेहा को देखा जिसकी शक्ल से साफ लग रहा था कि वो इस आदमी को नहीं जानती और ना ही इसके बारे में किसी कुछ बताया गया है। अगर इन दोनों का निकाह हुआ भी है तो स्नेहा की अनजान नजर इस बात की गवाही दे रही थी कि इस आदमी से अपने तले के बारे में कुछ भी नहीं जानती। देखो मिस्टर, मैं नहीं जानता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारी मनकूहा है भी तो मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। जियार मेरा दोस्त है, अभी वो यहाँ नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारी बकवास से कोई लेना देना नहीं। बस तुम जियार शाह को बता देना कि तुम नहीं संभाल सकते तो तुराब शाह अपनी जिम्मेदारी लेकर जाएगा। और हाँ, एक और पैगाम से दे देना, जल्दी आऊंगा अपनी बीवी को लेने के लिए। बहुत होगी तुम लोगों की मनमानी, अब मजीद नहीं। रुखसती की तैयारियां कर लें। वो इसकी बात करते हुए बोला। लहजा वार्निंग देने वाला था, जबकि इसके साथ खड़ी स्नेहा का चेहरा सर्द पड़ने लगा था। कल तक वो इस आदमी को जानती तक नहीं थी, आज इसका शोर बनकर इसके सामने आ रहा था। यकीनन इस दिन वो कागजात निकाह कहते संदस ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। जाहिद को बीच में बोलना गलत लग रहा था। अगर स्नेहा का इस आदमी से निकाह था तो इस पर तो इनमें किसी किस्म की गलतफहमी पैदा नहीं होने दे सकता था। स्नेहा इसे देखती फैसला कर चुकी थी कि बाबा को इसके बारे में जरूर बताएगी। पहले सुंदस की वजह से वो ये बात छुपा गई थी और ये ना हो कि इसके भाई से यूनिवर्सिटी ना आने दे। लेकिन अब पानी से ऊपर जा रहा था। पहले वो इसे दूर दूर से तंग कर रहा था, लेकिन आज जो कह रहा था वो माना स्नेहा के लिए बेहद मुश्किल था। इसकी बातें सुनकर इसका दिमाग घूमने लगा था। इसे लग रहा था जैसे वो अपने पैर पर मजीद एक कदम भी नहीं चल पाएगी। वो गुस्से से इसकी जानब देखती वहां से जाना चाहती थी, लेकिन 2 कदम ही उठा पाई थी कि इसका सर बुरी तरह से चकरा गया और अगले ही लम्हे वो जमीन पर जा गिरी थी। तो आपने भागते हुए इसे जमीन से उठाया था। इसकी तरफ जाहिद पर बहुत कुछ जाहिद कर रही थी। जाहिद ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आलम ने इसे थाम लिया था। डॉक्टर जाहिद, यहाँ जो कुछ भी हुआ यकीनन नहीं होना चाहिए था। तो आपको आप पर हाथ हरगिज नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन वो बहुत ज्यादा जज्बाती है, खुद से जुड़े रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा जज्बाती बनकर जाता है। मेरे ख्याल में अब आपको जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद आपके सर किसी भी किस्म की बदतमीजी करे। आलम का लहजा समझाने वाला था, जबकि तुराब इसे उठाकर अंदर लेकर जा चुका था। जाहिद इसे फार्म में सर हिलाया था। हकीकत यही थी कि वो अपनी वजह से स्नेहा का रिश्ता खराब नहीं कर सकता था और ना कोई आंखों में आंखें डालकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि वो स्नेहा का शोर है। यकीनन ये हकीकत थी और सिर्फ मुंह बोली बहन कहकर वो हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं जा सकता था। डॉक्टर होने के नाते इसने आलम को कुछ जरूरी हदायत दी थी। यकीनन वो जहनी झटके की वजह से बेहोश हो गई थी। इसने गाड़ी में बैठते ही जियार को फोन करके सारी कंडीशन बताई थी। जियार इस वक्त गाँव में था। स्नेहा की हालत के बारे में जानकर वो फौरन ही गाँव से निकल चुका था। लेकिन ये बात इसने घर में किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि सफदर चाचू और पाकिजा चाची पहले ही बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। अभी इनकी तबीयत संभली नहीं थी कि वो इन्हें किसी भी किस्म की परेशानी में नहीं डाल सकता था।